गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? जल्दी से मुझे बता दो, क्या मेरी आवाज़ सबको आ रही है? क्या हालचाल? फटाफट से कंफर्म कर दो, ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर है ना? ख़त्म करेंगे आज इस चैप्टर को। क्लास जितनी मर्जी लंबी हो जाए, लेकिन आज इस चैप्टर को समाप्त करके ही हम अपने घर जाएंगे। यस एवरीबॉडी, सब कुछ क्लियर है? फैंटास्टिक। ऑडियो क्लियर है, लाउड एंड क्लियर, वीडियो क्लियर है। ओके ओके गाइस, ओके शुरू करें। तो देखो, बात ऐसी है सर। प्रीवियस क्लास में देखो 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 सर, प्रीवियस क्लास में हमने जो है, हाँ जी, मैक्रो एनवायरनमेंट शुरू किया था। मैक्रो एनवायरनमेंट के कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, एलिमेंट्स हैं जो आपके बिजनेस को अफेक्ट कर सकते हैं। तो वहाँ पे हमने कौन कौन से पढ़ लिए थे? सर कौन कौन से हमने पढ़ लिए थे? सबसे पहले जो मुझे याद है, हमने पढ़ा डेमोग्राफिक। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? सर क्या हमने सबसे पहले डेमोग्राफिक पढ़ा था? बिल्कुल सही बात है, ठीक है। वो हमने कंप्लीट करा। उसके बाद हम आ गए थे किस पे सर? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में, ठीक है। इकोनॉमिक के बाद हमने क्या पढ़ा सर? पॉलिटिकल लीगल, जिसमें गवर्नमेंट भी आ गया था। और सोशियो कल्चरल हमने लास्ट पढ़ा था। तो अभी हमें क्या पढ़ना है? दो रह गए। यस सर, दो रह गए। एक हमारा है क्या? टेक्नोलॉजिकल। यस सर। और एक है हमारा ग्लोबल एनवायरनमेंट। उसके बाद एक टॉपिक हो रहा है, क्वेश्चन खत्म, कॉन्सेप्ट खत्म, एमसीक्यूज भी खत्म कर देंगे। सर आज एमसीक्यूज करके चलेंगे, कोशिश करेंगे, बिल्कुल ठीक है। तो फटाफट से आते हैं किस पे सर? टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में। बड़ा आसान है सर, ये बहुत ही आसान है। हाँ जी, बहुत आसान है। मुझे एक बात बताओ, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का क्या मतलब है? सर आपके आसपास जो टेक्नोलॉजीज चेंज हो रही है, क्या आपको उसके बारे में पता होना चाहिए? बिल्कुल। आपके बिजनेस को वो अफेक्ट करेंगे? हाँ जी, बिल्कुल सही। सर टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा चेंज हो रही है, इतनी ज़्यादा, कि आप एक रूम में बैठ के कुछ भी कर सकते हैं। एनीथिंग, हाँ जी, क्योंकि सर आपके पास सारे डिवाइसेस अवेलेबल हैं। आप सात समुंदर पार किसी से बात कर सकते हैं। ये सुनो, बात समझ रहे हो? तो अगर आप बिजनेस की बात करो, तो बिजनेस करने का तरीका इतना चेंज हो गया है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ हमारे प्यारे अकाउंटिंग से, अकाउंटिंग में इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है। सर पहले जो अकाउंटिंग हुआ करती थी, मान लो 10 साल पहले, और आज जो अकाउंटिंग होती है सर, वो बड़ी चेंज हो गई है। बिल्कुल सही बात है। ये सुनो, तो बहुत सारे आपके चेंजेस होते गए हैं टेक्नोलॉजी में। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। आप बोलोगे सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिल्कुल सही बात है। ये सुनो, तो ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए अगर आप चाहते हो ढंग से बिजनेस करना। तो देखो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, अरे 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 सर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विच इज कंट्रोलिंग एंड चेंजिंग पीपल्स लाइफ। सर उसने दुनिया ही बदल दी है। हाँ सर, दुनिया बदल दी है। अच्छा ठीक है सर, ठीक है, ऑल राइट सर, ऑल राइट। इस टेक्नोलॉजी, हाँ जी, इस टेक्नोलॉजी, ठीक है, ओके। क्या बोल रहा है? कह रहा है मैन कुड रियलाइज ऑल द ड्रीम्स। जो भी आपके सारे सपने थे, जो भी सपने थे ना, हाँ जी, वो सारे के सारे आपके पूरे हो गए। बेशक वो मून पे वॉक करना हो, मून वॉक, ठीक है। स्पेसशिप्स फ्लाइंग टू द अदर साइड ऑफ द ग्लोब विद इन अ फ्यू आवर्स। सर अगर मेरे को अभी निकलना है दुबई, हाँ सर, यूं पहुंच जाएंगे, यूं। अच्छा ठीक है, बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। बात तो सही है, ठीक है। ऑल राइट सर, ऑल राइट। ये ग्राफ है, इसको भी छोड़ते हैं। टेक्नोलॉजी हैज चेंज द वे पीपल कम्युनिकेट। सर अभी देखो मैं कहाँ बैठा हूँ, मैं गुड़गांव में। सर अलग अलग शहरों से आप सारे के सारे हो, क्या हम बात कर पा रहे हैं? हाँ जी, हम बात कर पा रहे हैं। क्या पहले ये पॉसिबल था? सर पहले तो ये पॉसिबल नहीं था। हाँ है ना, पहले क्या था कि अगर मैं गुड़गांव में हूँ तो मैं गुड़गांव के बच्चों को ही पढ़ा सकता हूँ। आज मैं दुनिया भर के बच्चों को पढ़ा सकता हूँ। सर टेक्नोलॉजी, हाँ जी, ठीक है। टेक्नोलॉजी हैज चेंज द वे पीपल कम्युनिकेट विद द एडवेंट ऑफ इंटरनेट, इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट एंड टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। बात तो सही है, बहुत ही जनरल बात है, इतना कुछ इसको हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है। टेक्नोलॉजी हैज चेंज द वेज ऑफ हाउ बिजनेसेस ऑपरेट नाउ। दिस इज लीडिंग टू मैनी न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज एज वेल एज मेकिंग ऑब्सोलीट मोस्ट ऑफ द एग्जिस्टिंग बिजनेस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। सर देखो देखो देखो, हाँ जी, सुनो मेरी बात ध्यान से। क्या बोल रहा है कि जब कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, तो वो कईयों के लिए अपॉर्चुनिटी और कईयों के लिए वो थ्रेट होती है। ये बात तो सही है। सर जो पुराने बिजनेसेस चल रहे हैं उनके लिए वो थ्रेट है। सारे बिजनेसेस न्यू टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट नहीं करते हैं, ऑब्सोलीट हो जाते हैं, टाटा बाय बाय। पहले मुझे बताओ बेटा, मुझे याद है जब मैं भाई जब छोटा बच्चा था, आपको पता नहीं, पता नहीं पता, जब भी हमें कोई गेम्स खेलनी होती थी, हाँ है ना सर, बचपन में वो गेम्स आती थी, वीडियो गेम्स वगैरह, तो वो हमें किसी दुकान पे जाना होता था। सर 20 रुपये घंटा, 25 रुपये घंटा, वहाँ पे हम खेलते थे, टेकन वगैरह खेलते थे, फीफा वगैरह खेलते थे। ये सुनो, अब मुझे नहीं पता आपको ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ या नहीं हुआ, पहले ऐसा होता था। लेकिन आज की डेट में वो सारी शॉप्स बंद हो गई हैं। क्यों? क्योंकि वो गेम आप आज लैपटॉप में खेल सकते हो। सर अपने लैपटॉप में खेल सकते हैं, हाँ जी सर, अपने लैपटॉप में खेल सकते हो। अब आपको वो जाने की जरूरत नहीं है।
तो वो सारी शॉप्स क्या हो गई, वो सारा जो आपका बिजनेस मॉडल था वो बिजनेस मॉडल आपका ऑब्सोलीट हो चुका है। बिल्कुल सही बात है सर, बात तो सही है, हाँ जी बात तो सही है। तो क्या बोला इसने सर, दिस इज लीडिंग टू मैनी न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज एज वेल एज मेकिंग ऑब्सोलीट मोस्ट ऑफ द existing business product and services, ठीक है। The following factors are to be considered while analyzing the technological environment। हाँ, बच्चे बोल रहे हैं सर हम भी आपके ज़माने वाले ही हैं अच्छा ठीक है, ऑलराइट, सुनो ध्यान से। हाँ देखो देखो देखो, सबसे पहले क्या बोलता है, कह रहा है द पुल ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंज। इसका मतलब क्या होता है कि भाई पुल का मतलब यहाँ पे क्या, फोर्सेस। जब कोई भी आपके एनवायरमेंट में टेक्नोलॉजिकल चेंज आता है सर, उसका जो फोर्स है वो आपके बिजनेस पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालता है। मतलब लेट्स से सर, लेट्स से अगर आज भी वोडाफोन आइडिया आपको 3G इंटरनेट दे रहे होते सर वो क्या बोलते, 3G फास्टेस्ट स्पीड, आप क्या बोलते, अरे चलना। सर टेक्नोलॉजी बहुत चेंज हो गई है, अब हमको क्या चाहिए, अब हमको 5G चाहिए। बात तो सही है ये सर। तो इतनी टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, जब आपकी टेक्नोलॉजी चेंज होती है तो भाई उसका बिजनेस पे इंपैक्ट आता है और आपको उसको कंसीडर करना पड़ेगा। हाँ जी, पुल का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, आपके फोर्सेस, ठीक है। तो जो भी चेंजेस हो रहे हैं उनको आपको मॉनिटर करना पड़ेगा, उनको देखना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा और अपने बिजनेस में उसको इंप्लीमेंट करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप क्या हो जाओगे सर, ऑब्सोलीट। हाँ जी ऑब्सोलीट, अच्छा हाँ ओके। इसके बाद क्या बोलता है, अपॉर्चुनिटीज अराइजिंग आउट ऑफ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। बिल्कुल सही बात है सर, कोविड के टाइम पे इतने ज्यादा टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हुए हैं, पूछो ही मत, पूछो ही मत। अब देखो मुझे बताओ सर, जैसे एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल, डेली लाइफ एग्जांपल। सर जो ऑटो वगैरह होते थे या सुनो जो रिक्शा वगैरह होता है, हाँ जी सर, पहले क्या होता था मैं आपको बताऊं, पहले हमें घर से बाहर निकल के मेन रोड पे जाना होता था। हाँ, वहाँ हमें ऑटो ढूंढना होता था कि भैया जी चलोगे, हाँ, तो वो मानते थे, फिर हम वहाँ जाते थे सामान लेके। सर टेक्नोलॉजी बहुत चेंज हो गई है, घर पे बैठे बैठे ऑटो कैब आ जाती है। बिल्कुल सही बात है। तो अगर आप ऑटो ड्राइवर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे, सर किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑटो ड्राइवर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन्होंने भी क्या उन्होंने भी उबर ओला के साथ क्या कर लिया सर, टाई अप कर लिया, क्योंकि उनको भी ये बात समझ में आ गई कि भाई हम इंडिविजुअली काम नहीं कर सकते, कस्टमर अब इंडिविजुअली हमको नहीं ढूंढता है सर, उबर ओला पे ही ढूंढता है। हाँ जी बात तो सही है, अब बात समझ रहे हो। तो ये क्या है सर, वो उनके लिए अपॉर्चुनिटी थी जो उन्होंने ग्रैब कर ली। जिन्होंने उबर ओला के साथ टाई अप नहीं किया बेटा, दिक्कत हुई है उनको। हाँ जी बहुत दिक्कत हुई है। ये सुनो, बड़ा सिंपल सा एग्जांपल था, लेकिन ऐसा आपके डेली लाइफ में होता है कि जो भी आपके टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हो रहे हैं, हाँ सर, वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। कोविड के टाइम पे ऑनलाइन टीचिंग, हाँ बहुत सारे टीचर्स ऐसे थे जो ऑनलाइन में नहीं शिफ्ट हुए। सर क्या उन्होंने सफर किया, बिल्कुल किया। मैं एग्जांपल नहीं लूंगा, लेकिन सीए फ्रेटर्निटी के सर एक बहुत ही बड़े टीचर, ये सर, वो कन्वेंशनल तरीकों पे ज्यादा डिपेंडेंट थे। जो उनके कन्वेंशनल तरीके थे, वो पेन ड्राइव, लाइव क्लासेस, इस पे वो नहीं आए जल्दी से, और उनको बेटा बड़ी दिक्कत हुई बाद में। समझ रहे हो आप? तो अगर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन होता है, आपको जो अपॉर्चुनिटीज मिलती है, ग्रैब कर लो उसको। किसका वेट कर रहे हो? यस सर, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। अब देखो सर, जो भी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, जरूरी नहीं है कि सब कुछ अच्छा अच्छा ही होगा सर उसमें रिस्क होगा। बिल्कुल सही बात है भाई, वो काम करे या ना काम करे आपको नहीं पता। हाँ जी आपको नहीं पता सर, ये बात तो सही है। हाँ जी ये बात तो सही है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, एवरीबडी ध्यान से मेरी बात सुनो। देखो 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 सर, बीच में ना बहुत सारी और भी टेक्नोलॉजिकल आई थी, बहुत सारी टेक्नोलॉजी आई थी, ठीक है सर। जैसे कि अब मान लो, एक मेरे दिमाग से वो चीज़ निकल रही है सर, क्या हुआ था, ऑनलाइन जो है आप आर्ट वगैरह ये सब बेच पा रहे थे, मैं उसका कंपनी का नाम भूल गया। अच्छा, तो कहने का मतलब क्या है सर, जो भी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है उसमें रिस्क है, अनसर्टेनिटी है कि फ्यूचर में वो काम करेगा या नहीं करेगा। जैसे अगर मैं बात करता हूं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, सर किसकी बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। अभी 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 आई है सर, हाँ जी अभी डेवलप हो रही है। हाँ, अब बहुत सारी कंपनीज जो है उस टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रही है, लेकिन क्या पता उसका फ्यूचर क्या है। अरे आपको पता है क्या उसका फ्यूचर क्या है? नहीं सर हमको नहीं पता। क्या पता एक साल बाद वो गायब ही हो जाए सर, एक साल बाद वो कंपनी बंद हो जाए, कुछ भी हो जाए, आपको पता है क्या? सर हमको तो नहीं पता। तो जो भी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स होती है सर, उसमें रिस्क है, उसमें अनसर्टेनिटी। हाँ जी बिल्कुल सही बात है, ये बात तो सही है। हाँ जी ये बात तो सही है। एक सिंपल सा एग्जांपल और, आपको पता है जितनी ज्यादा इंटरनेट की स्पीड बढ़ रही है, उससे बेटा एनवायरमेंट पे उतना ही ज्यादा इंपैक्ट पड़ रहा है, उतना ज्यादा गंदा इंपैक्ट पड़ रहा है। हाँ जी, स्पेशली सर अगर हम बात करते हैं बर्ड्स वगैरह की, आपने वो मूवी देखी होगी, कौन सी मूवी है वो, आई थिंक रोबोट, रोबोट 2 या 3 में आया था। हाँ जी,
कि सर जितनी ज़्यादा आप इंटरनेट की स्पीड बढ़ाए जा रहे हो उससे एनवायरनमेंट पे बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है। हाँ जी बिल्कुल सही। तो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बेशक हो रहा है, हाँ जी सर, लेकिन 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 आपको नहीं पता फ्यूचर में क्या होने वाला है। मे बी शायद गवर्नमेंट क्या करे, गवर्नमेंट कुछ रेगुलेशंस लेकर आ जाए। सर क्या ये पॉसिबिलिटी है? बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। ये सुनो, हाँ रॉबर्ट 2.0 जो भी आई थी वो, ये सुनो, रोल ऑफ आर एन डी इन अ कंट्री एंड गवर्नमेंट्स का आर एन डी बजट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ जी सर, अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया ने टेक्नोलॉजी में इतना ज्यादा इन्वेस्ट किया सर, सबसे ज्यादा बड़ा एग्जांपल हम क्या लेंगे, यूपीआई सिस्टम। सर हमारा जो यूपीआई सिस्टम है, हाँ जी पूरे दुनिया में मशहूर हो गया बेटा वो, कि एक सेकंड में आप क्या कर सकते हो, बैंक टू बैंक ट्रांसफर कर सकते हो। सर बाहर अभी भी बहुत कुछ करना पड़ता है। इनफैक्ट बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो हमसे यूपीआई टेक्नोलॉजी परचेज करना चाहती हैं। क्या बात कर रहे हो, हाँ जी ये सुनो, तो हमारी जो कंट्री है वो टेक्नोलॉजी में क्या कर रही है, बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रही है। रोल ऑफ आर एंड डी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, बेशक वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात हो, हाँ जी ये सुनो सर, मेक इन इंडिया की बात कर लो, स्टार्टअप्स की बात कर लो। अब बात समझ रहे हो कितने सारे इनोवेशंस हो रहे हैं, हाँ जी कितने सारे इनोवेशंस हो रहे हैं। तो किसी भी कंट्री का आर एंड डी बजट बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं तो बेटा वो पीछे हो जाएंगे, सिंपल सी बात है। बात तो सही है, हाँ जी बात तो सही है, ठीक है आ जाओ। बहुत ही सिंपल, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट मेंशन दैट टेक्नोलॉजी कैन एक्ट बोथ एज अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट टू अ बिजनेस। जैसे मैंने आपको बताया सर, कोई भी टेक्नोलॉजी आपके लिए थ्रेट या अपॉर्चुनिटी दोनों हो सकती है, डिपेंड्स ऑन आप कैसे रिएक्ट करते हो। सर नोकिया के लिए जो उस टाइम पे न्यू टेक्नोलॉजी आई, सर न्यू टेक्नोलॉजी आई, हाँ जी बिल्कुल सही बात है, वो उसके लिए थ्रेट थी, लेकिन किसी और के लिए अपॉर्चुनिटी थी। बात तो सही है, बात तो सही है, हाँ जी। इट कैन एक्ट एज एन अपॉर्चुनिटी व्हेन अ बिजनेस इफेक्टिवली अडॉप्ट टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस टू देयर स्ट्रेटेजिक एडवांटेज। जब आप उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लेते हो फटाफट से, हाँ जी कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी आए आपने उसको बिजनेस में इंप्लीमेंट कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया, आप अपने कंपेटिटर से आगे निकल जाओगे। हाँ जी बिल्कुल सही बात है, सब बात तो सही है, हाँ जी बात तो सही है। हाउएवर एट द सेम टाइम टेक्नोलॉजिकल कैन एक्ट एज अ थ्रेट। सर टेक्नोलॉजी थ्रेट भी बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है, इफ ऑर्गेनाइजेशंस आर नॉट एबल टू अडॉप्ट इट। जैसे इसका एग्जांपल आपका क्या हो गया सर, इसका एग्जांपल आपका नोकिया हो गया। इसके और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे मान लो अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बन रही है, हाँ जी आप देखते हो बेटा जो ऑटोमोबाइल्स है उसमें कितनी सारी इनोवेशंस आ रही है, दुनिया भर की इनोवेशन, हाँ जी ये फीचर वो फीचर, लेट जाओ सनरूफ फलाना ढिंगाना पता नहीं क्या क्या आ रहा है। अगर कोई कंपनी वो सारे इनोवेशंस को अडॉप्ट नहीं करती, वही पुरानी गाड़ियां चल रही है, बस दो पहिए ये सब चीजें, हाँ जी अरे कोई फायदा नहीं है भाई, तुम बाहर हो जाओगे, हाँ जी क्योंकि कस्टमर बहुत बहुत स्मार्ट हो गया है, उसको सब कुछ चाहिए, हाँ जी उसको सब कुछ चाहिए। नोकिया को क्या लगा कि भाई मेरी तो ब्रांड वैल्यू है, गुडविल है, मैं जो बनाऊंगा कस्टमर खरीदेंगे, नहीं भाई कस्टमर को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चाहिए, बिल्कुल सही बात है, ठीक है सर, इट टू देयर एडवांटेज एंड देयर प्रोडक्ट, हाँ जी बिल्कुल सही। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर डिसरप्टिंग द ऑटोमोटिव इंडस्ट्री। हाँ एग्जिस्टिंग कंपनीज आपकी हैं, they need to adopt new technologies or else they will be out of the business। अगर मैं आज भी ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रहूंगा तो दिक्कत हो जाएगी ना, हाँ जी दिक्कत हो जाएगी। ये सुनो आप क्या बोलोगे सर, मजा नहीं आ रहा, न्यू एंट्रेंट्स कैन ऑलवेज यूज, देखो क्या बोल रहा है, कह रहा है जो भी नए नए बिजनेस आते हैं ना उनके पास एक एडवांटेज होता है। सर जितने भी नए आप शार्क टैंक में देखते होगे, सर शार्क टैंक में आप क्या देखते होगे कि जितने भी नए बिजनेस आते हैं सर वो बहुत ज्यादा न्यू टेक्नोलॉजी यूज कर रहे होते हैं, क्योंकि जब वो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं ऑलरेडी उनके सामने बहुत सारी न्यू टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है। लेकिन अगर आप बात करो किसी पुराने बिजनेस की, उनको टाइम लगता है क्योंकि उन्होंने पुरानी टेक्नोलॉजीज में बहुत पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, फिर नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना, पुरानी को हटाना, इंटीग्रेट करना टाइम लगता है। सर नए बिजनेस के पास हमेशा से ये एडवांटेज होता है, हाँ जी बिल्कुल कह रहे न्यू एंट्रेंट्स कैन ऑलवेज यूज अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स इन प्रोडक्ट और प्रोडक्शन मेथड्स दैट कैन बी अ थ्रेट टू अ बिजनेस। हाँ बाकी बिजनेस के लिए वो थ्रेट हो सकता है, हाँ जी बिल्कुल सही। तो जितने भी जैसे फॉर एग्जांपल आप देखते हो सर आजकल वो टू व्हीलर्स आ रहे हैं, आपने शार्क टैंक में देखे होंगे सर, टू व्हीलर्स आ रहे हैं इलेक्ट्रिक, हाँ जो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स आ रहे हैं। अब जैसे ओला है सर, ओला जब बिजनेस जो ओला जब ये मार्केट में आया ऑलरेडी वो टेक्नोलॉजी क्या थी, अवेलेबल थी। अगर आप बात करोगे सर होंडा की, यस सर होंडा की या बाकी टीवीएस वगैरह की, उनको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने में, इलेक्ट्रिक टू व्हीकल्स बनाने में बहुत टाइम लग गया। सर क्यों? क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी पुरानी टेक्नोलॉजीज में बहुत पैसा इन्वेस्ट कर रखा था। कोई नया बंदा आया, नई टेक्नोलॉजी यूज करी और बना दी स्कूटर, अरे वाह, बात समझ रहे हो, आ जाओ। हाँ जी टेक्नोलॉजी
हम्म सर, टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस, ओ हो, वेरी इंपॉर्टेंट। सर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कह रहे टेक्नोलॉजी और बिजनेस क्या होते हैं? इंटर रिलेटेड, ये सर, एंड इंटरडिपेंडेंट। ऐसा क्यों बोला गया? इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए। फिल इन द ब्लैंक्स बता देगा वो आपको, क्या देगा? टेक्नोलॉजी और बिजनेस आर हाईली डैश एंड डैश। बात समझ रहे हो? सर एमसीक्यू में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो सुनो मेरी बात ध्यान से, कह रहे टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस आर हाईली इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट। ऐसा क्यों बोला गया? देखो सिंपल सी बात है, कोई भी अगर न्यू टेक्नोलॉजी मार्केट में आती है तो वो कस्टमर तक कैसे पहुंचेगी? बिजनेस के थ्रू। सर कस्टमर अगर न्यू टेक्नोलॉजी यूज करना चाहता है तो वो बिजनेस के थ्रू तो यूज करेगा। बात तो सही है एवरीबडी, बात तो सही है, हाँ जी बात तो सही है। सिमिलरली बिजनेस ग्रो कैसे करेगा? टेक्नोलॉजी से। तो क्या बोला गया? दोनों इंटरडिपेंडेंट है। टेक्नोलॉजी ग्रो करेगी जब बिजनेस उसको एडॉप्ट करेगा, बिजनेस ग्रो करेगा जब न्यू टेक्नोलॉजीज आएंगी। तो क्या बोला गया सर? दे आर हाईली इंटररिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट। द फ्रूट्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल रिसर्च, टेक्नोलॉजिकल रिसर्च का फ्रूट्स मतलब उसके जो बेसिकली रिजल्ट्स हैं, हाँ जी, एंड डेवलपमेंट आर अवेलेबल टू सोसाइटी थ्रू बिजनेस। सर न्यू टेक्नोलॉजीज का बेनिफिट कस्टमर तक पहुंचेगा कैसे? बिजनेस से, हाँ जी। एंड दिस ऑल्सो इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द सोसाइटी। मुझे बताओ बेटा, मुझे बताओ, घर बैठे बैठे बर्गर खाने का मजा आता है? सर बाहर नहीं जाना पड़ता, बहुत ठंड हो रही है, घर बैठे बैठे आपके पास खाना आ जाएगा गरम गरम। हाँ, कैसे हुआ ये पॉसिबल? सर न्यू टेक्नोलॉजी, स्विगी जोमेटो। घर बैठे बैठे कैब आ रही है, घर बैठे बैठे आप न्यू न्यू मूवीज देख सकते हो। सर थिएटर जाने की जरूरत नहीं है, हाँ जी। नेटफ्लिक्स चलाया, amazon चलाया, हॉटस्टार चलाया और देख लिया, क्या बात है? सर ये तो मजेदार चीज है, हाँ जी बिल्कुल सही बात है। अरे दूध लेने जाना है, मत जाओ, मंगवा लो, आ जाएगा 15 मिनट में। बात समझ रहे हो? तो सर ये जो है क्या बोल रहा है? कह रहे दिस ऑल्सो इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द सोसाइटी। अच्छा, बात तो सही है, हाँ। अब ये बोला गया क्वालिटी ऑफ लाइफ, मुझे लगता है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ डिक्रीज हो रहा है, लेकिन हाँ ठीक है, मतलब कन्वीनियंस हो चुका है, हाँ कन्वीनियंस हो चुका है, बच्चे लेकिन आलसी हो गए हैं। हाँ जाओ। हेंस टेक्नोलॉजी इज पेट्रोनाइज बाय बिजनेस। पेट्रोनाइज का मतलब क्या होता है? एक तरीके से प्रमोट करना, कि बिजनेस टेक्नोलॉजी को प्रमोट करता है, अपलिफ्ट करता है। ठीक है सर, ठीक है, ऑल राइट, आ जाओ। कह रहा है बिजनेसेस हैव एन इनहेरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। इनहेरेंट मतलब ऑलरेडी उनके अंदर फिट है, इनहेरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अपलिफ्टिंग द सोसाइटी थ्रू न्यू इनोवेशंस। क्या बोला? अपलिफ्टिंग द सोसाइटी थ्रू न्यू इनोवेशंस। भाई बिजनेस की ये इनहेरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सिर्फ पैसा नहीं कमाना है। सर रिसर्च करो, डेवलपमेंट करो, न्यू टेक्नोलॉजी लेकर आओ, कस्टमर को और कन्वीनियंस दो, हाँ जी, उनकी लाइफ बेटर करो, ये भी बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हाँ जी बिल्कुल सही बात है। देन अगेन टेक्नोलॉजी ऑल्सो ड्राइव्स बिजनेस एंड मैन्युपुलेट्स। देखो सिंपल है सर, ड्राइव मतलब उसके लिए अपॉर्चुनिटी भी है और मैन्युपुलेट थ्रेट भी करता है, सिंपल है, हाँ जी। जो चीजें हाईलाइट करवाई है वही सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है, ओके। सर उसके बाद विद द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी मेनी ऑर्गेनाइजेशंस आर एबल टू रिड्यूस पेपर वर्क। ये बात तो सही है, जैसे मैंने आपको बोला सर, अब आपको मोटी मोटी फाइल्स बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। पहले जिस तरीके से अकाउंटिंग होती थी अब नहीं सर, अब सब कुछ आपके लैपटॉप में हो सकता है। हाँ जी बिल्कुल सही बात है सर, पेपर वर्क रिड्यूस हो गया है। स्केड्यूल पेमेंट्स, अब आपको याद नहीं रखना है कि मैंने इससे पैसे कब लेने हैं, कब देने हैं, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली आपके पास अवेलेबल होगा। मोर एफिशिएंटली सर, एबल टू कोऑर्डिनेट इन्वेंट्रीज एफिशिएंटली इफेक्टिवली। इन्वेंट्रीज कंट्रोल बहुत आसान हो गया, क्योंकि आपके पास सारा डेटा होता है, कितना सामान आया, कौन सा सामान आया, कितना बिका, कितना इन्वेंट्री अवेलेबल है, सब आपको पता होता है। हाँ जी बिल्कुल सही बात है। उसके बाद क्या है? दिस हेल्प्स टू रिड्यूस कॉस्ट ऑफ कंपनीज। बिल्कुल सही। मुझे बताओ बेटा, पहले अकाउंटिंग करने के लिए जितने लोगों की जरूरत होती थी आज उतने लोग नहीं चाहिए। एक बंदा बहुत है नॉर्मल बिजनेस की अकाउंटिंग करने के लिए, सारा सब कुछ उसका टैली में हो जाएगा, एक्सेल में हो जाएगा, सर कोई सॉफ्टवेयर है तो उसमें हो जाएगा, सिंपल। दिस हेल्प्स रिड्यूस कॉस्ट ऑफ कंपनीज। एम्प्लॉयज आपको कम रखने पड़ेंगे, हाँ जी एम्प्लॉयज आपको कम रखने पड़ेंगे। एंड श्रिंक टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम और डिस्टेंस आपको कम लगता है। सर अब आपको मीटिंग करने के लिए वहां पे जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जूम कॉल कर लो, हाँ या ना, मीटिंग करनी है ना, हाँ जूम कॉल करा, ना तो कहीं जाना है ना तो पैसे लगेंगे, बिल्कुल सही बात है। thus capturing a competitive advantage for the company, because the technological aspects are so important. Some of the key questions, कह रहा क्या questions आपको देखना है, some of the key questions that can be asked in assessing the technological environment are given below.
क्या क्या क्वेश्चन है फटाफट से एक बार रीड कर लेते हैं, बात खत्म। हाँ जी बात खत्म। देखो सबसे पहले क्या है, व्हाट आर द टेक्नोलॉजीज यूज बाय द कंपनी बोथ प्रोडक्शन एंड इंफॉर्मेशन। इसका मतलब क्या होता है, देखो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का मतलब होता है जो टेक्नोलॉजी आप गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने में यूज कर रहे हो। हाँ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब डेटा को प्रोसेस करने के लिए आप यूज कर रहे हो। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो आप ओला कंपनी हो, आप टू व्हीलर्स बना रहे हो, यस सर, तो ओला स्कूटर्स को बनाने में जो टेक्नोलॉजी आपने यूज करी है, अब बात समझ रहे हो, उन्होंने सब कुछ कर दिया बेटा। आपकी मोबाइल की चार्जिंग भी हो जाएगी सर, आप स्पीकर पे गाने भी चला सकते हो ये सुनो, बहुत कुछ कर दिया। हाँ जी बहुत कुछ कर दिया। तो क्या बोल रहा है वो, कह रहा है क्या टेक्नोलॉजीज आप यूज कर रहे हो, वो क्या हो गई आपकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन मतलब डेटाबेस, जैसे आपने बताया अभी पेपर वर्क आपको नहीं करना है, ये सुनो सब कुछ आपके लैपटॉप में डेटा अवेलेबल है, वो सब चीजें। तो कौन सी टेक्नोलॉजीज कंपनी यूज कर रही है, अच्छा विच टेक्नोलॉजीज आर यूटिलाइज्ड बाय कंपनीज बिजनेस प्रोडक्ट्स एंड देयर पार्ट्स। इसका मतलब क्या है, अलग अलग बिजनेस में अलग अलग टेक्नोलॉजी यूज होती है। अगर आप टाटा की बात करो सर, टीसीएस में अलग टेक्नोलॉजी, टाटा मोटर्स में अलग टेक्नोलॉजी, अलग अलग बिजनेस लाइन में अलग अलग टेक्नोलॉजी। बात तो सही है, बहुत ही सिंपल है कि भाई कौन कौन सी टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हो अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए। हाउ क्रिटिकल इज ईच टेक्नोलॉजी टू ईच ऑफ दिस प्रोडक्ट। अब ये क्यों बोल रहा है, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, अगर आपका बिजनेस एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट है तो भाई आपको हमेशा क्या करना पड़ेगा, ध्यान रहना पड़ेगा, चौकन्ना रहना पड़ेगा। क्यों, टेक्नोलॉजी कभी भी ऑब्सोलीट हो सकती है। तो कितना क्रिटिकल है वो टेक्नोलॉजी आपके बिजनेस के लिए, क्योंकि अगर जितनी ज्यादा वो क्रिटिकल है, अगर फॉर एग्जांपल लेट्स से आप एक अकाउंटिंग फर्म हो, यस सर हम अकाउंटिंग फर्म है, आप क्या कर रहे हो सर, सारी अकाउंटिंग टैली पे कर रहे हो, तो इसका मतलब टैली का जो सॉफ्टवेयर है वो आपके लिए बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। कल को अगर क्या हो जाए सर, कल को अगर टैली मान लो बैन हो जाए, टैली कंपनी बंद हो जाए, तो क्या होगा सर, न्यू सॉफ्टवेयर मार्केट में आ जाए तो क्या होगा। अब बात समझ रहे हो, विच एक्सटर्नल टेक्नोलॉजीज माइट बिकम क्रिटिकल एंड वाई। सर एक्सटर्नल मतलब जो टेक्नोलॉजीज बाहर यूज हो रही है, क्या वो आपके कंट्री में आपके बिजनेस में भी आ सकती है, कितनी इंपॉर्टेंट वो हो सकती है। जैसे हमने बात करा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, एआई की, यस सर, चैट जीपीटी वगैरह पहले तो बाहर ही यूज हो रहे थे, इंडिया में तो बाद में आए हैं। बिल्कुल सही बात है, राइट सर। व्हाट हैज बीन, आपको क्वेश्चन रीड करने हैं और कुछ नहीं करना, इनमें से कुछ खास एमसीक्यू बनता नहीं है, ठीक है सर। व्हाट हैज बीन द इन्वेस्टमेंट इन द प्रोडक्ट एंड द प्रोसेस साइड। सिंपल सी बात बोल रहा है, आपने अपनी टेक्नोलॉजी में कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर रखा है, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर रखा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर रखा है, आपके कॉम्पिटिटर्स ने कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर रखा है, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी में उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है, वो कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, हाँ जी। विच टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट शुड बी कर्टेल्ड, बंद कर देनी चाहिए सर, ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट आपको बंद कर देनी चाहिए। आपको लगता है कि टैली पुराना हो गया, हाँ या ना, आपको लगता है ये टेक्नोलॉजी खराब हो गई है, इसको बंद करो, नहीं लेके आओ। अच्छा, ये मशीन पुरानी हो गई है, ये लैपटॉप्स जो है ना अब ये पुराने हो गए हैं, न्यू लैपटॉप्स बढ़िया लेवल लेकर आओ। अच्छा ठीक है, विच एडिशनल टेक्नोलॉजीज विल बी रिक्वायर्ड, और क्या टेक्नोलॉजी चाहिए सर। आपको पता है बहुत सारी कंट्रीज हैं जो टेक्नोलॉजिकल वाइज, हाँ जी, कुछ टेक्नोलॉजीज जो वहां पे ज्यादा एडवांस्ड है एज कंपेयर टू इंडिया। तो क्या वो मुझे इंडिया में लानी चाहिए, क्या मुझे उनको अडॉप्ट करना चाहिए, न्यू टेक्नोलॉजीज मुझे यूज करनी चाहिए। हाँ भाई भाई सिंपल सी बात है, आपके बिजनेस पे उनका क्या इंपैक्ट होता है। जैसे मैंने बोला रीड करना इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है सर। ये हमारा सबसे आसान टॉपिक था, कौन सा, टेक्नोलॉजी। इंटरेस्टिंग था, हाँ जी इंटरेस्टिंग भी था, आप रिलेट कर पा रहे थे, हाँ जी। लास्ट हमारा क्या आता है, ग्लोबल एनवायरमेंट। सर क्या आता है, सर आता है ग्लोबल एनवायरमेंट, हाँ जी ग्लोबल एनवायरमेंट। तो देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, सर एआई ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। अच्छा बच्चों ने बता दिया सर एआई नहीं चलेगा ज्यादा दिन। अरे 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 आओ सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो। क्या बोला गया सर, ग्लोबल एनवायरमेंट का मतलब क्या है कि आपके बाहर क्या क्या हो रहा है, आपको जो इम्पैक्ट करता है। बिल्कुल सही बात है, हाँ है ना सर। आप मान लो अगर इंडिया में कर रहे हो, इंडिया में बिजनेस कर रहे हो, तो भाई बाहर जो एनवायरमेंट चल रहा है, वो भी तो आपको इंपैक्ट करता है, क्योंकि आपको पता है आप वैक्यूम में नहीं, आप आइसोलेशन में बिजनेस नहीं कर सकते हो। आपका इंटरेक्शन आज की डेट में पूरे दुनिया से है, हाँ जी पूरे दुनिया से है। तो कह रहे टुडेज कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप रिक्वायर्स दैट कंपनीज मस्ट एनालाइज ग्लोबल एनवायरमेंट एज इट इज ऑल्सो रैपिडली चेंजिंग। अगर बाहर दुनिया चेंज हो रही है तो बेटा आपको भी चेंज होना पड़ेगा क्या, हाँ जी बिल्कुल होना पड़ेगा, ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबल विलेज, भाई एक पूरी दुनिया एक विलेज बन चुकी है, क्योंकि वो आप आराम से आप क्या कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो, हाँ जी, आ जा सकते हो, घूम सकते हो, हाँ जी सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है। ऑलराइट, कह रहे फर्दर न्यू माइग्रेटरी हैबिट्स। सर माइग्रेटरी हैबिट्स का मतलब क्या है,
कि भाई इंडिया में मजा नहीं आ रहा, चलो यूएस चलते हैं, यूएस में मजा नहीं आ रहा, चलो इंडिया चलते हैं। आजकल ये काफी कॉमन हो गया है सर। क्या काफी कॉमन हो चुका है? हाँ जी, काफी कॉमन हो चुका है। तो न्यू माइग्रेटरी हैबिट्स ऑफ द वर्कफोर्स, आप देखते हो बेटा, एजुकेशन इंडिया से करी है, हाँ जी, लेकिन जॉब करने के लिए बाहर चले गए हैं, है ना। बाहर वाले लोग इंडिया में जॉब करने के लिए फिर भी कम आते हैं, लेकिन इंडिया वाले तो बाहर बहुत ही ज्यादा जा रहे हैं, हाँ जी, बहुत ज्यादा जा रहे हैं, ठीक है। एज वेल एज इंक्रीज ऑफशोर ऑपरेशंस। ऑफशोर ऑपरेशंस का मतलब क्या होता है कि बाहर आपका बिजनेस चल रहा है। ऑफशोर मतलब इंडिया के बाहर जो आपका ऑपरेशन चल रहा है। तो क्या बोला, कह रहा है एक तो नई माइग्रेटरी हैबिट्स आ गई है वर्कफोर्स की, ऑफशोर ऑपरेशंस आ गए, हाँ, दे आर चेंजिंग द डायनेमिक्स ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस। आपके देखो कई बार ऐसा होता है, जैसे आपने नाम सुना होगा बिग फोर का। किसका सर? बिग फोर का, सुना ही होगा कि सर सीए फर्म्स एक तरीके से इंडिया की सबसे बड़ी सीए फर्म, डेलॉइट हो गया, पीडब्ल्यूसी हो गया, केपीएमजी हो गया, ईवाई हो गया, हाँ जी, ये सारी कंपनीज क्या करती है सर, क्योंकि ये सारी कंपनीज बाहर की कंट्रीज में भी अवेलेबल है, तो बहुत सारे एम्प्लॉयज को वो बाहर शिफ्ट कर देती है। क्या बात कर रहे हो? हाँ जी, मेरे कुछ दोस्त बेटा बाहर शिफ्ट हो चुके हैं उनको कनाडा भेज दिया, किसी को यूके भेज दिया, किसी को यूएस भेज दिया, सिंगापुर भेज दिया, हाँ वहीं पे शिफ्ट हो गए, हाँ अभी किसी को दुबई भेजा है, अच्छा ठीक है, तो सर वहीं पे वो शिफ्ट हो गए, बिल्कुल सर। तो क्या बोल रहा है, क्योंकि ये माइग्रेटरी हैबिट्स इतनी ज़्यादा चेंज हो रही है, हाँ जी, ऑफशोर ऑपरेशन, क्योंकि आपके ऑपरेशंस बाहर भी हैं, सिर्फ इंडिया में काम नहीं कर रहे हम सर। क्या हम सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरे दुनिया में काम कर रहे हैं हम, हाँ जी, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो वो आपको देखना पड़ेगा, बिल्कुल देखना पड़ेगा। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे क्या बोलता है सर? सबसे पहला पॉइंट बोलता है पोटेंशियल पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ सिग्निफिकेंट इंटरनल इवेंट्स। क्या बोला? सिग्निफिकेंट इंटरनल इवेंट्स, इंटरनेशनल इवेंट्स, सॉरी सर, सिग्निफिकेंट, हाँ, इंटरनेशनल इवेंट सच एज स्पोर्ट्स मीट, टेररिस्ट अटैक। जैसे अभी देखो, अभी बेटा 26/11 आया था, हाँ, सबने सुना होगा 26/11 के बारे में, हाँ जी, बिल्कुल सही। तो जब जब कोई ऐसा कोई इवेंट होता है ना, तो बहुत सारी कंट्रीज पे इम्पैक्ट आता है सर। जब ऐसा कोई इवेंट हो जाता है, हाँ जी, तो बहुत सारी कंट्रीज में इम्पैक्ट आता है। अभी G20 हुआ, हाँ सर, क्या हुआ? G20 हुआ, तो ये भी क्या है? एक इंटरनेशनल इवेंट है। बिजनेस करने के तरीके चेंज होते हैं, आपके बाहर वाली कंट्रीज के साथ बहुत सारे ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं कि भाई हाँ ये डील हुई है सर, उनके बीच में एक बहुत फ्रेंड रिलेशन है, हाँ जी, राइट, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, इंपोर्ट बढ़ेगा। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं, आपके बिजनेस को इम्पैक्ट कर सकती है, हाँ जी, बिल्कुल कर सकती है। अच्छा ठीक है सर, ठीक है। सच एज स्पोर्ट्स मीट और टेररिस्ट अटैक, बिजनेस नीड्स टू बी अवेयर ऑफ इवेंट्स एंड हैपनिंग्स टू स्ट्रेटेजाइज अकॉर्डिंगली। आपको पता होना चाहिए कि पूरी दुनिया में हो क्या रहा है, ठीक है। सेकंड क्या बोलता है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ बोथ एमर्जिंग ग्लोबल मार्केट्स। एमर्जिंग का मतलब जो अभी आ रही हैं, हाँ, ग्रो कर रही हैं, एंड ग्लोबल मार्केट्स दैट आर चेंजिंग। आपको पता होना चाहिए क्या सर, ऐसी कौन सी मार्केट है जो एमर्ज कर रही है। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई ऐसी कंट्री है जो बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ग्रो कर रही है, अब जैसे इंडिया को बोला जाता है इंडिया इज अ एमर्जिंग मार्केट, इसीलिए क्या होता है, इसीलिए बहुत सारी कंपनीज अब इंडिया पे नजर बनाए बैठी है। बहुत सारी कंपनीज इंडिया में आके स्टैब्लिश कर रही है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, राइट। तो आपको पता होना चाहिए ऐसी कौन सी मार्केट है जहां पे आप टारगेट कर सकते हो, जो बहुत ज्यादा आपके बिजनेस के लिए एडवांटेज हो सकती है। तो क्या बोल रहा है, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, हाँ जी। एमर्जिंग ग्लोबल मार्केट्स क्या है जिसको आप टारगेट कर सकते हो? ग्लोबल मार्केट जो चेंज हो रही है, दिस इंक्लूड्स शिफ्ट इन द न्यूली इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज। क्या मतलब है? देखो, हमने आपने क्या पढ़ा हुआ है कि चाइना में सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज है, लेकिन अब धीरे धीरे और भी कंट्रीज में इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश हो रही हैं, हाँ जी, बिल्कुल हो रही हैं, यस, ठीक है। दैट इंप्लाई ओपनिंग ऑफ न्यू मार्केट्स, नई मार्केट्स। जैसे मान लो अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो चाइना में सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चर होता था और आप चाइना से इंपोर्ट करते थे, लेकिन अब बाकी कंट्रीज में भी वो मैन्युफैक्चर होना स्टार्ट हो गया है। अब वहां पे भी आप क्या करोगे, देखोगे क्या मुझे वहां से सस्ता मिल रहा है क्या, तो वहां से ले लेंगे, हाँ जी। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसलिए आपको इन सब चीजों को एनालाइज करना पड़ेगा कि दुनिया में हो क्या रहा है। देखो, ओपनिंग ऑफ न्यू मार्केट्स फॉर प्रोडक्ट्स, इंक्रीज कंपटीशन फ्रॉम इमर्जिंग। तो भाई सिंपल बात है, जैसे एग्जांपल क्या दिया, इंडोनेशिया एंड वियतनाम। सर ये दो कंट्रीज, हाँ जी, हैज कैप्चर्ड मेजर क्लोथिंग ब्रांड्स ओवर द वर्ल्ड। तो रिसेंटली क्या हुआ है सर, रिसेंटली इन दो कंट्रीज ने क्या करा है, क्लोथिंग ब्रांड्स इन्होंने ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करी होगी, जो भी चीजें इन्होंने कैप्चर कर लिया, हाँ जी, इन्होंने कैप्चर कर लिया। तो आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल पता होना चाहिए, ठीक है। बिजनेसेस हैव टू गॉज एंड आइडेंटिफाई। गॉज का मतलब मेजर करना सर, गॉज का मतलब क्या होगा, एक तरीके से मेजर करना, हाँ जी। मेजर आइडेंटिफाई ओपन मार्केट्स टू गेट द बेस्ट डील्स। इसका मतलब ये है
कि भाई आपको ये आइडेंटिफाई, लेट्स से सर आपको कोई प्रोडक्ट चाहिए, अब वो प्रोडक्ट आप बाहर से इंपोर्ट कर रहे हो, बिल्कुल सही बात है, तो आपको हमेशा ये आइडेंटिफाई करना है कि क्या और कोई मार्केट भी है जहां से आप सस्ता ले सकते हो, सर जहां से आप परचेज कर सकते हो। आपके और चाइना के रिलेशंस उतने अच्छे नहीं है, हाँ, तो आप हमेशा क्या करोगे, आप हमेशा देखोगे कि क्या मैं और कहीं कंट्री से कांटेक्ट कर सकता हूं, क्या मैं इसको कहीं और कंट्री से इंपोर्ट कर सकता हूं, मुझे चाइना से नहीं करना। ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है, डिफरेंस बिटवीन कल्चरल एंड इंस्टीट्यूशनल एट्रीब्यूट्स ऑफ इंडिविजुअल ग्लोबल मार्केट। इसका मतलब क्या है सर, हर कंट्री का कल्चरल, हर कंट्री का कल्चर और इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या होता है सर, यहाँ पे इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या है, जैसे लीगल इंस्टीट्यूशन, वहाँ के लॉज, वहाँ के रेगुलेशंस, ये सुनो सर, जो भी वहाँ के इंस्टीट्यूशंस होते हैं, बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, ये सुनो सर, ये सारे इंस्टीट्यूशंस का आपको देखना पड़ेगा कि वहाँ पे लॉस एंड रूल्स रेगुलेशंस क्या है, हाँ, वहाँ का कल्चर क्या है। ग्लोबल मार्केट्स के बारे में आपको पता करना है, हाँ जी, तो ये सब चीज़ें आपको पता करनी पड़ेगी, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आपको उनके साथ बिजनेस करना है, ठीक है। लाइक वाइज अ बिजनेस हैज टू बी अवेयर ऑफ लीगल, कल्चरल, ऑल अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द कंट्री इट प्लान्स टू ऑपरेट इन। अगर मैं चाहता हूं क्या सर कि यार एक चाय की दुकान खोलते हैं सर कहाँ पे खोलते हैं, एक चाय की दुकान खोलते हैं सिंगापुर में, अच्छा दुबई में, हाँ, तो भाई सुनो, पहले देखो क्या वहां के लोग चाय पीते भी हैं, मैं अगर मुझे वहां पे बिजनेस एस्टैब्लिश करना है तो उसके रूल्स रेगुलेशंस क्या है, उसका प्रोसीजर क्या है, हाँ ये बात तो सही है। आप अगर कहीं बाहर जाओगे तो आप बहुत सारे इंडियन ब्रांड्स देखोगे जो बाहर भी मिल रहे हैं, ये सुनो, ठीक है। तो ग्लोबल एनवायरनमेंट कैन दस सम अप ऑल द फैक्टर्स इन इटसेल्फ, हाँ जी बिल्कुल सही बात है, ठीक है। आ जाओ फटाफट से, खत्म होने वाला है, खत्म होने वाला है, आ जाओ सर। ड्यू टू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, हाँ जी, द इंडियन फर्म्स आर ऑल्सो आउट टू सी बियॉन्ड द फिजिकल बाउंड्रीज। भाई सिर्फ इंडिया में नहीं रहने वाले हम दुनिया कैप्चर करेंगे, ठीक है। दे आर एक्वायरिंग बिजनेस इन डिफरेंट कंट्रीज, मतलब आप बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हो, हाँ जी, ये सुनो। दे नीड टू थिंक एंड एक्ट फ्रॉम ग्लोबल पर्सपेक्टिव इन यूनिवर्सल। फॉर अ लॉन्ग टाइम बिजनेस एवरीवेयर बिलीव्ड, सर बहुत पहले आप यही सोचते थे कि भाई यहीं पे हम बेचेंगे, यही मेरे कस्टमर है, यही मेरे सप्लायर है। अब ऐसा नहीं होता, दे नेवर फेल्ट द नीड टू एक्सप्लोर। पहले इतनी फील नहीं होती थी, लेकिन अब हमको ज्यादा पैसा चाहिए सर अब हमको पता है कि डॉलर जो है ना, उसकी वैल्यू बढ़ रही है, तो मेरे को क्या करना है, मेरे को डॉलर में कमाना है और रुपए में उड़ाना है। सर बढ़िया तो वही है ना, हाँ जी, कि डॉलर में कमाओ, हाँ जी डॉलर में कमाओ और रुपया में उड़ाओ, अच्छा ठीक है, ऑलराइट। इफ दे कुड पिक अप सम एक्स्ट्रा सेल्स थ्रू एक्सपोर्टिंग, अगर आप एक्सपोर्ट करके कुछ एक्स्ट्रा पैसा कमा सकते हो तो उसमें बुराई क्या है, वो तो अच्छी बात है, हाँ जी अच्छी बात है, ऑल राइट सर, ऑल राइट। मुझे फटाफट से बोलेंगे बेटा, यहाँ पे हमारा जो मैक्रो एनवायरमेंट एलिमेंट्स का जो टॉपिक था वो पूरा खत्म हो गया। मैंने कोशिश करी है आपको सब कुछ समझाने की, किसी को डाउट है तो फटाफट से पूछो, नहीं तो इसके बाद हमारा ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक है पेस्टल एनालिसिस। तो ये हमारा हो चुका है खत्म, हाँ जी। अब बारी है किसकी सर, पेस्टल एनालिसिस की। पेस्टल, हाँ, ये वर्ड मुझे सारे बच्चे बताओ, क्या आपने कहीं पहले सुना हुआ पेस्टल? क्योंकि मुझे तो याद आ रहा है कि हमने कहीं पहले भी सुना है इसको। जरा देखते हैं हाँ कौन बच्चे कितना बता पाते हैं। सर ये पेस्टल एनालिसिस हमने बीसी के चैप्टर नंबर 6 में सुना था। सर बीसी के चैप्टर नंबर 6 में, हाँ वहां पे भी आया था कि पेस्टल एनालिसिस, बिल्कुल सही बात है, यस सर, ठीक है मैंने आपको वहां पे क्या कहा था कि इसको पढ़ेंगे डिटेल में, हाँ जी पढ़ेंगे, तो अभी पढ़ेंगे, हाँ जी अभी पढ़ेंगे, तो सुनो मेरी बात ध्यान से। सर पेस्टल कुछ नहीं है, पेस्टल एक क्या है, एक तरीके से इसका शॉर्ट फॉर्म है। इसको अगर मैं एक्सप्लेन करूंगा तो पी का मतलब क्या है यहाँ पे, पॉलिटिकल, ई का मतलब क्या है, इकोनॉमिक, एस का मतलब सोशियो कल्चर, टी टेक्नोलॉजी, एल लीगल और ई एनवायरमेंटल। इसका मतलब क्या है, पेस्टल एनालिसिस का मतलब इन सारे एलिमेंट्स का एनालिसिस। और जितने भी मैंने आपको एनालिसिस बोले हैं अभी, ये वो सब क्या है, ये सारे के सारे मैक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, एक तरीके से मैक्रो फैक्टर्स हैं। अभी जो भी हमने मैक्रो एलिमेंट्स पढ़े, हाँ जी, वो मैक्रो एलिमेंट्स के एनालिसिस के बारे में अगर ये बात कर रहा है तो उसको हमने क्या बोला, पेस्टल एनालिसिस। बहुत ही आसान, बहुत ही आसान। एवरीबॉडी सुनो, मैंने अभी क्या करा, मैंने अभी इन सारे के सारे एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा, सारे के सारे एनवायरमेंट के बारे में पढ़ा, हाँ, कि टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट क्या होता है सर, पॉलिटिकल एनवायरमेंट क्या होता है, इकोनॉमिक होता क्या है। अब मैं क्या करूंगा सर, अब मैं एनालाइज करूंगा कि ये इन एनवायरमेंट्स में से कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो मुझे अफेक्ट कर सकते हैं, है ना, उनका प्रॉपर एनालिसिस होगा, स्कैनिंग होगी, हाँ जी,
ताकि मैं प्रॉपरली रिस्पॉन्ड कर सकूं कि ये मेरे बिजनेस को कैसे इंपैक्ट करेंगे, क्या इंपैक्ट कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, मुझे क्या एक्शंस लेने हैं, उसका पूरा एनालिसिस करेंगे। हाँ जी बिल्कुल सही। देखो, द टर्म पेस्टल इज यूज टू डिस्क्राइब अ फ्रेमवर्क फॉर एनालिसिस ऑफ मैक्रो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। तो मैक्रो इंपॉर्टेंट क्या है कि पेस्टल किसका फ्रेमवर्क है, मैक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर्स का, ठीक है। पेस्टल एनालिसिस इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग, आपको आइडेंटिफाई करना है यही पॉलिटिकल जो भी आपके 6 फैक्टर्स हैं, हाँ जी, ये आपको कैसे इन्फ्लुएंसेस करते हैं, कैसे आपको इन्फ्लुएंस करते हैं, हाँ जी, इन्फ्लुएंसेस ऑन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोवाइडिंग अ वे स्कैनिंग द एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस दैट हैव अफेक्टेड और आर लाइकली टू अफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन। क्या मतलब है इसका, वही सेम जो मैंने आपको बोला, सेम चीज बोल रहा है कि यार आपको क्या करना होगा, जितने भी ये आपके फैक्टर्स हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चर, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, एनवायरमेंट, हाँ जी, जितने भी हैं जो आपके ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट कर सकते हैं, उसकी स्कैनिंग करेंगे। स्कैनिंग हम ऊपर पढ़कर आए थे, अब उसकी स्कैनिंग करेंगे, यस सर, ठीक है, कि ये मेरे बिजनेस को कैसे अफेक्ट कर सकते हैं, और उसको फिर प्रॉपरली हम रिस्पॉन्ड करेंगे। हाँ जी बिल्कुल सही बात है। पेस्टल एनालिसिस इज एन इंक्रीजिंगली यूज एंड रिकग्नाइज टर्म। सर काफी ज्यादा कॉमन हो चुका है, रिप्लेसिंग द ट्रेडिशनल फ्रेमवर्क फॉर मॉनिटरिंग एनवायरमेंट नोन एज पेस्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर पहले क्या होता था, पेस्ट मतलब पहले जो है एल और ई मिसिंग था। सर पहले एल और ई मिसिंग था, हाँ जी बिल्कुल सही। पहले सिर्फ ये 4 एनवायरमेंट का ही एनालिसिस करते थे, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशो कल्चर और टेक्नोलॉजिकल। लीगल और एनवायरमेंटल मिसिंग था, हाँ जी बिल्कुल सही बात है, लेकिन अब उसको भी ऐड कर दिया गया, हाँ जी उसको भी ऐड कर दिया गया, कोई दिक्कत नहीं। पेस्टल एनालिसिस इज सिंपल टू अंडरस्टैंड, क्विक टू इंप्लीमेंट। कह रहा बड़ा आसान है, क्या ही करना है इसमें ठीक है। द एडवांटेज ऑफ दिस टूल इज दैट इट encourages management into proactive and structured thinking in its decision making। क्या मतलब है इसका, देखो यहां पे आप थोड़ा प्रोएक्टिव हो रहे हो। प्रोएक्टिव का मतलब क्या है कि कुछ होगा उसके बाद आप रिएक्ट करोगे, नहीं, आप पहले से ही आप सब चीजों के लिए तैयार हो। क्यों सर, क्योंकि आप सारे एनवायरमेंट का एनालिसिस कर रहे हो कि भाई पॉलिटिकल एनवायरमेंट में क्या चल रहा है, कैसे वो मेरे बिजनेस को अफेक्ट कर सकता है। दैट इज प्रोएक्टिव थिंकिंग। आप बात समझ रहे हो। सर रिएक्टिव का मतलब क्या होता है, रिएक्टिव का मतलब होता है आपके पास क्वेश्चन पेपर आया, क्वेश्चन पेपर आपने देखा कि ओ हो ये तो मैंने पढ़ाई नहीं करी है, हाँ, आप अगले अटेम्प्ट में उसकी पढ़ाई कर रहे हो सर इसको क्या बोलते हैं, रिएक्टिव। कि भाई पहले कुछ हो गया, हाँ जी, उसके बाद आप रिएक्ट हो रहे हो, उसके बाद आप रिएक्ट कर रहे हो। प्रोएक्टिव का मतलब क्या होता है, पहले से ही पूरी तैयारी करना। एग्जाम में कुछ भी आ जाए सर एग्जाम में कुछ भी आ जाए मेरे को सब आता होगा, उसको बोलते हैं प्रोएक्टिव करना। तो यहाँ पे बिजनेस क्या होता है सर, बिजनेस जब इस टूल को यूज करता है, पेस्टल एनालिसिस को यूज करता है, तो वो प्रोएक्टिव रहता है, क्योंकि उसने अपने जितने भी मैक्रो फैक्टर्स है, मैक्रो एनवायरमेंट है, उसको एनालाइज करा है, स्कैनिंग करी है कि उसके बिजनेस को वो कैसे अफेक्ट कर सकता है। टेक्नोलॉजिकल जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसने देखा, हाँ, अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करा, जो भी चीजें, प्रोएक्टिव एंड स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग इन इस डिसीजन मेकिंग। हाँ जी बिल्कुल सही बात है, ठीक है, ऑलराइट। अब देखो ध्यान से, की फैक्टर्स क्या है मुझे बताओ बेटा, क्या हम पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, ये पांचों पहले पढ़ चुके हैं, हाँ जी बिल्कुल। और इन पांचों पे सेम चीज लिखी है, मैं फटाफट से आपको रीड करवाता हूं। सर पॉलिटिकल में क्या था, पॉलिटिकल में था कैसे गवर्नमेंट आपके, सर जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज है, हाँ जी, पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप्स है, ये आपके बिजनेस को कैसे अफेक्ट कर सकते हैं, हाँ वही सेम चीज यहां पे लिखी है। पॉलिटिकल फैक्टर्स आर हाउ एंड टू व्हाट एक्सटेंट द गवर्नमेंट इंटरवीन्स इन द इकोनॉमी। सर गवर्नमेंट आपके बिजनेस में कितना इंटरवीन करते हैं, जैसे हमने देखा था, वहां पे पढ़ा भी था कि 3 टाइप के आपके सिस्टम हो सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल सही, राइट। गवर्नमेंट की पॉलिसीज आपको कैसे अफेक्ट कर सकती है, सर गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती है बहुत सारे सेक्टर्स को, जहां पे प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व नहीं हो सकता, तो ये काफी चीजें होती है, हाँ गवर्नमेंट की पॉलिसीज आपको काफी इफेक्ट करती है, ठीक है। सर आपकी जो पॉलिटिक्स है, या आप बोल सकते हो जो गवर्नमेंट है स्टेबल है या नहीं है, वो सब चीजें हमने वहां पे पढ़ी थी, ठीक है। सर गवर्नमेंट इंटरवीन्स इन द इकोनॉमी एंड द एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस फर्म, हाँ। पॉलिटिकल फैक्टर्स में ऑल्सो इन्फ्लुएंस गुड्स एंड सर्विसेज विच द गवर्नमेंट वांट्स टू प्रोवाइड। मतलब सर अगर गवर्नमेंट कह रही है कि सुनो हेल्थ सेक्टर में मैं ही रहूंगी, हाँ, तो इसका मतलब आप हेल्थ सेक्टर में इन्वॉल्व नहीं हो सकते हो। सर विच द गवर्नमेंट वांट्स टू प्रोवाइड, यस सर, एंड दोज दैट द गवर्नमेंट डज नॉट वांट टू बी प्रोवाइडेड। इसका मतलब क्या है, वो गवर्नमेंट बोल रहा है कि भाई ये तो प्राइवेट सेक्टर का काम है, हाँ जी सर, ये प्राइवेट आपका एफएमसीजी, सर फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, ये प्राइवेट सेक्टर, मेरा काम है एजुकेशन में मैं रहूंगा,
सर हेल्थ केयर में मैं रहूंगा, डिफेंस में मैं रहूंगा, हाँ जी, तो इसका मतलब गवर्नमेंट बहुत ज्यादा इंटरवीन कर रही है, हाँ जी। फर्दरमोर गवर्नमेंट हैव ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन द हेल्थ एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ अ नेशन, बिल्कुल सही, वही सेम चीज है। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हमने पढ़ा, बिल्कुल पढ़ा सर। इकोनॉमिक फैक्टर्स हैव मेजर इंपैक्ट ऑन हाउ बिजनेस ऑपरेट, जो भी आपका जीडीपी है, इन्फ्लेशन है, आपका एक्सपोर्ट पॉलिसीज वगैरह, वो सब चीजें। फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट रेट्स अफेक्ट अ फर्म्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो भी बैंक का इंटरेस्ट रेट्स है, कम है, ज्यादा है, लोन लेना सस्ता पड़ रहा है, महंगा पड़ रहा है, ये सर ठीक है। एक्सचेंज रेट जो आपके होते हैं, एक्सचेंज रेट का मतलब क्या होता है कि $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज, हाँ जी। अगर आपको बाहर से कुछ इंपोर्ट करना है तो महंगा पड़ेगा, वो सब चीजें, ठीक है। अफेक्ट्स द कॉस्ट ऑफ एक्सपोर्टिंग गुड्स, एक्सपोर्ट कर रहे हो तो काफी पैसे मिलेंगे, इंपोर्ट कर रहे हो तो काफी पैसे लग जाएंगे, ठीक है। द मनी सप्लाई, वही सब चीजें, आपका बैंकिंग सिस्टम, इन्फ्लेशन, क्रेडिट फ्लो, पर कैपिटा इनकम, ये सब आपके बिजनेस को काफी अफेक्ट करते हैं। सेम चीज हमने वहां पढ़ी थी, बिल्कुल। सोशल फैक्टर्स जो आपके होते हैं, जो हमने वहां पे सोशो कल्चरल फैक्टर्स पढ़े थे, वही सब चीजें वो बोल रहा है। टेक्नोलॉजिकल अभी पढ़ा, यस सर अभी पढ़ा। लीगल, सर लीगल एनवायरनमेंट क्या होना चाहिए, साउंड होना चाहिए, पढ़ा था, वही चीज है, हाँ जी वही चीज है। जो नई चीज यहां पे आई है वो क्या है सर, एनवायरमेंटल, ये मेरे को यहां पे पढ़ना है सर। बाकी पांचों तो मैं पहले पढ़ कर आया हूं, हाँ जी, बाकी पांचों में पहले पढ़ कर आया हूं। एनवायरमेंटल फैक्टर हमने पहले नहीं पढ़ा था, वहां पे नहीं था, हाँ जी वहां पे नहीं था। तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या बोलता है, दे अफेक्ट इंडस्ट्रीज सच एज टूरिज्म, फार्मिंग एंड इंश्योरेंस। सर ऐसा कैसे, अगर टूरिज्म की बात करें सर, लेट्स से, हाँ जी, कहीं भी अगर आपको घूमने जाना है तो वहां पे घूमने का एक पर्टिकुलर सीजन होता है। जैसे अगर आपको क्या बोला जाएगा, अगर लेट्स से आपको राजस्थान जाना है तो आपको क्या बोलेंगे कि कोशिश करो कि ठंडे मौसम में जाओ, क्योंकि वहां पे समर में बहुत गर्मी होती है। अब बात समझ रहे हो, ठंडे मौसम में जाओगे तो सही रहेगा, हाँ हम ठंडे मौसम में ही गए थे, अच्छा ठीक है। ये सुनो, लेट्स से अगर आपको कश्मीर जाना है, हाँ स्नोफॉल देखनी है, तो आप जाओ नवंबर दिसंबर में, मजा ही आ जाएगा। ये सुनो, तो क्या होता है सर, जो एनवायरमेंट है वो टूरिज्म को काफी इफेक्ट करता है, हाँ जी वो टूरिज्म को काफी ज्यादा इफेक्ट करता है। फार्मिंग आपको पता ही है बेटा, फार्मिंग को काफी इफेक्ट करता है कि बारिश टाइम से हो रही है नहीं हो रही है, ये जो भी चीजें। ऑलराइट सर। इंश्योरेंस, अब इंश्योरेंस कैसे आ गया बेटा, एनवायरमेंटल में काफी चीजें आ जाती है। जैसे जैसे अभी आपका जो पॉल्यूशन चल रहा है सर, एयर क्वालिटी इंडेक्स, हाँ जी आज का 365 है, जो बहुत ज्यादा पुअर है, हाँ, जिसकी वजह से बेटा मेरा गला ठीक क्यों नहीं हो रहा है, उसी की वजह से नहीं हो रहा है। बाहर जाओ सांस लो, गला खराब। ये सुनो एवरीबडी, हाँ जी। तो ये एनवायरनमेंट, अब इंश्योरेंस की बात क्या हो गई, इंश्योरेंस बढ़ता जाएगा क्योंकि इतनी ज्यादा बीमारियां हो गई है एनवायरनमेंट में। अब बात समझ रहे हो, हाँ जी। हेल्थ इतनी ज्यादा हमारी खराब होती जा रही है कि अगर आपको अपना हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए, लाइफ इंश्योरेंस चाहिए, वो बहुत महंगा मिल गया है। अब मानोगे नहीं, कोविड से पहले इंश्योरेंस काफी सस्ता था, कोविड के बाद इंश्योरेंस की हद हो गई है बेटा। बहुत पैसा लगता है, हाँ जी बहुत पैसा लगता है, ठीक है सर। ग्रोइंग अवेयरनेस टू क्लाइमेट चेंज इज अफेक्टिंग हाउ कंपनीज ऑपरेट एंड प्रोडक्ट्स दे डिफर। जैसे मान लो बेटा, मान लो बहुत सारे जो आपके आपके होटल्स वगैरह होते हैं, क्या होते हैं होटल्स वगैरह। अभी क्या हुआ था सर, अभी आप बात करो ऋषिकेश की, हाँ जी, अभी आप बात कर लो जितना भी आपका नॉर्थ में है ये, वहां पे क्लाइमेट बहुत ज्यादा खराब हो गया था सर, बारिश एक्सेस हो गई थी, हाँ जी बारिश एक्सेस हो गई थी, तो वहां का टूरिज्म इंडस्ट्री खराब हुआ। जैसा ना, वहां पे अगर किसी के आपके कैफेज वगैरह थे, होटल्स वगैरह थे सर, सब खराब हो गए, हाँ जी सब खराब हो गए सर। बिजनेस को वो काफी इंपैक्ट करेगा, हाँ जी काफी ज्यादा इंपैक्ट करेगा, ठीक है ठीक है। बोथ क्रिएटिंग द न्यू मार्केट्स, नए मार्केट्स बन रहे हैं सर। नए मार्केट कैसे बन रहे हैं, अगर आप जाओगे आपको हर जगह आप क्या मिल जाएगा, हर जगह नए खाने की चीज़ें मिल जाएंगी, एक्टिविटीज़ करने की चीज़ें मिल जाएंगी। अच्छे अच्छे होटल्स मिल जाएंगे, रहने की जगह बढ़िया मिल जाती है, घूमने की जगह, तो काफ़ी जो नई मार्केट है वो एक्सप्लोर हो रही है, हाँ जी। लेकिन एग्जिस्टिंग वन डिस्ट्रॉय भी हो रही है, तो ये हमने पढ़ा भी है कि एनवायरनमेंट से काफ़ी ज़्यादा जो है प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। ज़्यादा कुछ है नहीं इंपॉर्टेंट, रीड करेगा। उसके बाद क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस इट शुड बी पॉसिबल टू आइडेंटिफाई नंबर ऑफ की एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस, अच्छा ठीक है, विच आर इन फैक्ट द ड्राइवर्स ऑफ चेंज। जो भी आपके एनवायरमेंटल फैक्टर्स है जो आपको बिजनेस को चेंज करते हैं, उसको आप आइडेंटिफाई कर पाओगे, हाँ जी बिल्कुल। ये है बेटा आपका क्या, पेस्टल मैट्रिक्स। एक बार रीड करना और कुछ भी नहीं करना। पेस्टल मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है सर, ये इसका मतलब है कि पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, उसमें कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपके बिजनेस को अफेक्ट कर सकते हैं, और ये सारे हम ऊपर पढ़कर आए हैं। जैसे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी सर, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, क्या आपको याद आ रहा है कि हाँ सर ये तो हमने ऊपर पढ़े हैं सर। टैक्सेशन पॉलिसीज, रेगुलेटरी बॉडीज जो आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस को रेगुलेट करती है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज, गवर्नमेंट चेंज बार बार अगर चेंज हो रही है सर, पॉलिटिकल लीडर्स, ये आपका क्या आ गया, पॉलिटिकल में आ गया।
अगर इकोनॉमिक की बात करते हैं, इकोनॉमिक की सिचुएशन है, ट्रेंड्स क्या है, हमने पढ़ा ट्रेड साइकिल, बिजनेस साइकिल, हाँ जी, राइट, स्पेसिफिक इंडस्ट्री फैक्टर्स, कस्टमर यूजर, इंटरेस्ट रेट्स, इन्फ्लेशन। उसके बाद देखो क्या लिखा स्ट्रेंथ ऑफ कंज्यूमर स्पेंडिंग। सर स्ट्रेंथ ऑफ कंज्यूमर स्पेंडिंग का मतलब क्या हो गया कि भाई जो कंज्यूमर स्पेंड कर रहा है, हाँ जी, किस रेट से स्पेंड कर रहा है। ये सुनो, देखो यहाँ पे ना कई बार कंफ्यूजन होती है। जैसे सोशल में भी लिखा है कंज्यूमर बाइंग पैटर्न्स। बस आपको इन चीजों का ध्यान रखना है, जहां पे आपको थोड़े सिमिलर सिमिलर मिल रहे हैं वहीं पे आप कंफ्यूज हो सकते हो, बाकी जगह नहीं होगे। जैसे मान लो इनमें से अगर आपके पास एमसीक्यू में कुछ भी आ जाए तो आप आसानी से पहचान लोगे कि हाँ ये तो पॉलिटिकल फैक्टर्स है। सर इनमें से कुछ भी आ जाए आसानी से आप पहचान लोगे इकोनॉमिक फैक्टर्स है। लेकिन जैसे यहाँ पे क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ कंज्यूमर स्पेंडिंग, यहाँ पे क्या है, कंज्यूमर का बाइंग पैटर्न। सर दोनों चीजें बहुत अलग होती है, हाँ जी। सर ये एक तरीके से क्या है, ये एक तरीके से आपकी परचेजिंग पावर को डिपिक्ट कर रहा है कि भाई कंज्यूमर की स्पेंडिंग का स्ट्रेंथ मतलब परचेजिंग पावर, कि कंज्यूमर की परचेजिंग पावर ज्यादा है कम है, ये बोल रहा है बाइंग पैटर्न्स। बाइंग पैटर्न का मतलब क्या होता है कि वो क्या खरीद रहा है, क्या सोच के खरीद रहा है, हाँ जी, खरीदते टाइम उसकी थिंकिंग क्या है, वो सब चीजें वो बात कर रहा है, हाँ जी। दोनों अलग अलग है, हाँ, दोनों अलग अलग है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है देखो बाकी जो आप आसानी से आइडेंटिफाई कर पा रहे हो उसको तो छोड़ दो। सर लाइफस्टाइल का ट्रेंड्स, हाँ जी, डेमोग्राफिक्स हो गया। अब देखो डेमोग्राफिक जैसे यहाँ पे आया, आप क्या बोलोगे सर, डेमोग्राफिक फैक्टर्स नहीं। डेमोग्राफिक्स का मतलब यहाँ पे देखो, पेस्टल में डेमोग्राफिक है ही नहीं। पेस्टल में पॉलिटिकल, हाँ जी, इकोनॉमिक, सोशियो कल्चरल, आपका टेक्नोलॉजी, लीगल, एनवायरमेंट। तो ये ध्यान रखना सर वहां तो है ही नहीं, हाँ जी। तो डेमोग्राफिक कहां पे आ रहा है, डेमोग्राफिक का मतलब वही आपके पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स वो सोशल में डाल दी गई है, ठीक है। कस्टमर का एटीट्यूड, सर ये याद नहीं करना है, पहले बोल रहा हूं, याद कर होंगे भी नहीं, हाँ जी, होंगे भी नहीं, करने भी नहीं है, बस एक बार रीड कर रहे हैं कि इन केस अगर आपके पास एमसीक्यू आ जाए तो आप पहचान लोगे। जहां पे आपको कंफ्यूजन लगे उसको हाईलाइट कर लो। सर ब्रांड, कंपनी, टेक्नोलॉजी, इमेज, ये सब सोशल में आएगा, हाँ। टेक्नोलॉजिकल, अब देखो सर टेक्नोलॉजी भी ऐसा आइडेंटिफाई करना काफी आसान है। टेक्नोलॉजी वर्ड यहाँ पे आ रहा है सर, टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग, मैच्योरिटी, कैपेसिटी, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी। देखो आधी चीजों में तो उसका नाम ही आ जाता है। जैसे अगर आप देखोगे नाम ही आ रहा है, हाँ जी, नाम आ रहा है तो आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो, हाँ जी। लीगल में लॉ 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 सर आराम से पहचान लेंगे। एनवायरमेंटल में एनवायरमेंटल इश्यूज, एनवायरमेंटल हैजार्ड्स, लेजिस्लेशन, एनर्जी। तो भाई पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी, हाँ जी। जहां पे कंफ्यूजन होगी वहां पे देख लेना, ठीक है। अब उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है कि स्वॉट एनालिसिस और पेस्टल एनालिसिस में डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस क्या है, अगर मैं स्वॉट की बात करता हूं तो स्वॉट में हमने क्या पढ़ा था, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। इंटरनल एनवायरनमेंट से क्या होता है सर, आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस, एक्सटर्नल में अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। लेकिन पेस्टल सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल के मैक्रो फैक्टर्स को एनालाइज करता है। स्वॉट में इंटरनल भी एक्सटर्नल भी, पेस्टल में एक्सटर्नल का सिर्फ मैक्रो। समझ रहे हो, आ जाओ। द डिफरेंस बिटवीन स्वॉट एंड पेस्टल एनालिसिस इज दैट स्वॉट एनालिसिस helps identify various factors from the entire business environment। पूरे बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करता है वो, हाँ जी, ये सुनो, राइट। जैसे स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, हाँ जी, वो इंटरनल एनालिसिस का पार्ट है। अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, वो आउटसाइड बिजनेस, वो एक्सटर्नल का पार्ट है। लेकिन पेस्टल सिर्फ और सिर्फ किस पे फोकस कर रहा है सर, सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल मैक्रो पे फोकस कर रहा है। तो इसका मतलब स्वॉट जो है इज मच ब्रोडर देन द पेस्टल। एवरीबॉडी समझ में आ गई। लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, लास्ट टॉपिक, हाँ जी, लास्ट टॉपिक कह रहा है देखो, अच्छी बात है, आपने क्या करा, आपने अपने फैक्टर्स को आइडेंटिफाई कर लिया, वेरी गुड, हाँ जी, उसको एनालाइज कर लिया, वेरी नाइस, हाँ। अब बारी है रिस्पॉन्ड करने की। आइडेंटिफाई करा कि कौन कौन से फैक्टर्स आपको अफेक्ट करते हैं, ठीक है, उसका एनालिसिस करा, वेरी नाइस, हाँ जी। अब बात है किसकी सर, रिस्पॉन्ड करने की। तो स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्सेस टू द एनवायरमेंट। दो टाइप के रिस्पॉन्स होते हैं, एक होता है इंटरनल स्ट्रेटेजिक और एक होता है हॉलिस्टिक। हॉलिस्टिक स्ट्रेटेजिक, राइट। इंटरनल स्ट्रेटेजिक का मतलब क्या है कि भाई बिजनेस के अंदर अंदर ही, कि भाई इंटरनल एनवायरनमेंट को ही आप क्या कर रहे हो सर, चेंज कर रहे हो बस, राइट। हॉलिस्टिक मतलब जब मैं पूरे एनवायरनमेंट को एक तरीके से समझता हूं, हाँ, उसके अकॉर्डिंग काम करता हूं। इंटरनल में देखोगे तो इंटरनल में आपको क्या लगता है, इंटरनल एनवायरनमेंट जैसे ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर हो गया सर, उसकी पॉलिसीज, उसका मिशन, बस उसी को चेंज करना। देखो ध्यान से, ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव द कैपेसिटी, organization must have the capacity to monitor and make sense of their environment if they are to respond appropriately। तो इसका मतलब क्या है
कि भाई ऑर्गेनाइजेशन के पास एक तो कैपेसिटी होनी चाहिए, उसके पास क्या होनी चाहिए सर, कैपेसिटी का मतलब क्या हो गया, रिसोर्सेज होने चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है, अगर उनको रिस्पॉन्ड करना है तो ठीक है। दे मस्ट आइडेंटिफाई एंड अटेंड टू दोज एनवायरमेंटल फैक्टर्स एंड फीचर्स दे आर क्लोजली रिलेटेड टू गोल। क्या बोल रहा है कि भाई जितने भी फैक्टर्स आपके गोल अचीवमेंट को ज्यादा अफेक्ट करते हैं, पहले उनको आइडेंटिफाई करो, उनको रिस्पॉन्ड करो। भाई सबसे पहले आप क्या करोगे, जो फैक्टर्स आपके बिजनेस को डायरेक्टली अफेक्ट कर रहे हैं, आपके गोल को अफेक्ट कर रहे हैं, अरे पहले उसको देखो। हाँ, वो आपके बिजनेस को ज्यादा खराब कर देंगे, ठीक है। मोर ओवर दे मस्ट हैव दी इंटरनल कैपेसिटी टू डेवलप इफेक्टिव रिस्पॉन्सेज। बार बार क्या बोल रहा है कि भाई आपके अंदर इंटरनल कैपेसिटी होनी चाहिए। इंटरनल कैपेसिटी का मतलब क्या है कि भाई जो भी आपका इंटरनल एनवायरनमेंट है, यस सर, वो केपेबल होना चाहिए रिस्पॉन्ड करने के। अभी हम पढ़ेंगे तीन टाइप के रिस्पॉन्स होते हैं। कौन से रिस्पॉन्स, इंटरनल रिस्पॉन्स। सबसे पहला एडमिनिस्ट्रेटिव। एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब क्या होता है, एक तरीके से मैनेजमेंट रिस्पॉन्स, कि आप क्या कर रहे हो सर, जो भी आपका इंटरनल एनवायरनमेंट है उसी में चेंजेस कर रहे हो। जैसे आप क्या बोलोगे कि भाई अपने मिशन को चेंज कर दो, स्ट्रक्चर को चेंज कर दो, पॉलिसीज को चेंज कर दो, वो सब चीजें। देखो द मोस्ट कॉमन मोस्ट कॉमन क्या बोलता, सबसे कॉमन कौन सा है सर, ऑर्गेनाइजेशनल रिस्पॉन्स, एडमिनिस्ट्रेटिव। एमसीक्यू, द मोस्ट कॉमन इंटरनल रिस्पॉन्स कौन सा आएगा सर, एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है। द मोस्ट कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल रिस्पॉन्सेज टू द एनवायरमेंट आर एडमिनिस्ट्रेटिव। इसमें क्या क्या आता है, देखो ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। सर दिस इंक्लूड फॉर्मेशन और क्लैरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिशन। जो मिशन होता है, आपको आपने पढ़ रखा है, मिशन स्टेटमेंट क्या होती है कि आप क्या करते हो। विजन क्या होता है कि फ्यूचर में क्या करना चाहते हो, वो सब चीजें। तो आप मिशन, विजन, इंटरनल एनवायरनमेंट में देखो देखो देखो, मैं आपको एक बात दिखाता हूं। सर हमने जो इंटरनल एनवायरनमेंट पढ़ा था, हाँ, आप बेसिकली उसी में क्या कर रहे हो, उसी में चेंजेस कर रहे हो। एक सेकेंड रुको सर, ये कहाँ गया, अरे कहीं तो गया ना, रुको 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 भाई, इतना कुछ पढ़ लेगा हमने। हाँ, क्या बात कर रहे हो, ये देखो एवरीबडी, सर ये है, हाँ जी ये। तो जो भी आप चेंजेस कर रहे हो वो किस में कर रहे हो सर, इसमें कर रहे हो। समझ में आया बात, क्या कर रहे हैं सर, इसमें कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल सही, कि मिशन में चेंज कर दिया, स्ट्रक्चर में चेंज कर दिया, कॉर्पोरेट कल्चर में चेंज कर दिया। हाँ बस वही है वही है वही है वही है, आ जाओ सर। बहुत ही नीचे आना पड़ेगा क्या, बहुत ही नीचे आना पड़ेगा, बहुत ज्यादा। ये रहा, ये देखो, कह रहे दिस इंक्लूड फॉर्मेशन और क्लैरिफिकेशन ऑफ क्या सर, आपका मिशन, द डेवलपमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, क्या बोला, ऑब्जेक्टिव्स डेवलप करो, पॉलिसीज में चेंजेस, बजट, क्रिएशन ऑफ स्कैनिंग यूनिट्स। सर स्कैनिंग यूनिट्स का मतलब क्या था, कि स्कैन करने का मतलब क्या था कि भाई एनवायरमेंट फैक्टर्स को स्कैन करना। स्कैन करने का मतलब वो चीजों को स्कैन करना जो आपके बिजनेस को इंपैक्ट कर सकती है। हाँ जी हमने पढ़ा हुआ है स्कैनिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है। दीज रिस्पॉन्सेज कैन बी आइदर प्रोएक्टिव, या तो ये प्रोएक्टिव हो सकते हैं या रिएक्टिव हो सकते हैं। मतलब ये कि देखो, या तो आप पहले से ही चौकन्ने रहोगे, हाँ, कि भाई आपको अपने बिजनेस के विजन को चेंज करना है, बिल्कुल सही, मिशन को चेंज करना पड़ेगा, पॉलिसी के स्ट्रक्चर को चेंज करना है, बिल्कुल सही। या रिएक्टिव, रिएक्टिव मतलब कुछ होने के बाद आपने कुछ किया, ठीक है। एम्ड एट डिफाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन पर्पस एंड की टास्क। सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल है, जो हाईलाइट करवाया क्या सर, पहला क्या है, पहला है कि सबसे कॉमन रिस्पॉन्स कौन सा होता है सर, सबसे कॉमन रिस्पॉन्स आपका होता है एडमिनिस्ट्रेटिव। हाँ जी एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है। एमसीयू के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें मेन चीजें क्या होती है, आप मिशन वगैरह में चेंजेस कर देते हो, आप पॉलिसीज वगैरह में, बजट्स वगैरह में, स्कैनिंग यूनिट्स आप बनाते हो, वो सब चीजें, और ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। द एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्स रिलेट्स टू दी चेंजिंग द वे अ बिजनेस ऑपरेट्स। देखो आप क्या कर रहे हो, चेंजिंग द वे अ बिजनेस ऑपरेट्स टू मीट द चेंज इन एनवायरमेंट। ये इसको पूरा डिफाइन करता है। क्या बोल रहा है कि भाई अगर एनवायरमेंट में चेंज आ रहा है ना, हाँ, तो आप क्या कर रहे हो, आप अपने बिजनेस के करने का तरीका चेंज कर रहे हो। आप क्या मान के चलते हो कि भाई कोई अगर एनवायरनमेंट में चेंज आ रहा है, हाँ, अगर मुझे उससे क्या करना है, उससे डील करना है, तो अपने अंदर चेंज करना पड़ेगा। उसको बोलते हैं इंटरनल रिस्पॉन्स, कि भाई जो भी करना है अपने अंदर चेंज करो। अच्छा, जैसे यहां पे देखो आपको एंड में बोला है मिशन को रिवाइज करना, ऑब्जेक्टिव गोल्स को रिवाइज करना आर सम एग्जांपल रिस्पॉन्स। तो इसका मतलब क्या है, इंपॉर्टेंट क्या हो गया, सबसे पहले सबसे कॉमन इंटरनल रिस्पॉन्स कौन सा है, एडमिनिस्ट्रेटिव। इसमें आप क्या कर रहे हो, जो भी चेंजेस करने हैं आप अपने अंदर ही चेंज कर रहे हो। अगर एनवायरनमेंट में चेंज हो रहा है तो आपको क्या लगता है कि भाई अपने अंदर चेंज कर लो, आप उनसे डील कर पाओगे। अच्छा, कि भाई मैं बाहर वालों को तो कंट्रोल कर नहीं सकता हूं, तो अपने इंटरनल एनवायरनमेंट में ही चेंज कर लेता हूं, जैसे कि मिशन विजन को चेंज कर देना, ऑब्जेक्टिव गोल्स वगैरह को चेंज करना, ठीक है। सेकंड बोलते हैं कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स। इसका मतलब क्या होता है कि आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो, क्यों, क्योंकि आपके कॉम्पिटिशन ने ऐसा कुछ कर दिया है।
आप हमेशा क्या चाहते हो कि भाई आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होना चाहिए। तो जो भी आप कर रहे हो, जो भी आप रिस्पॉन्स कर रहे हो, वो इसीलिए कर रहे हो ताकि आपका स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज रहे। हाँ जी, बिल्कुल सिंपल सी बात है। इतना ही होता है इसमें कि कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स का मतलब क्या हो गया सर, एनवायरमेंट टिपिकली आर एसोसिएटेड विद, अच्छा एमसीक्यू, कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स क्या सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन करती है या फिर नॉन प्रॉफिट भी करती है? सर सब करते हैं। कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स जो है वो सारी ऑर्गेनाइजेशन करती है। हाँ जी, बेशक वो प्रॉफिट हो, नॉन प्रॉफिट हो या फिर कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो। सच एक्शंस दे सीक टू एनहांस द ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस बाय एस्टैब्लिशिंग अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो देखो जैसे फॉर एग्जांपल सर, अगर मान लो मुझे, हाँ जी, क्या रहना है, मुझे अपने कंपटीशन से हमेशा आगे रहना है। तो मैं क्या करूंगा सर, मैं अपने उनके उनके जो एक्शंस हैं, हाँ जी, उनकी जो स्ट्रेटजी है उसको एनालाइज करूंगा, यस सर, और उसके अकॉर्डिंग मैं कुछ रिस्पॉन्ड करूंगा। अगर मान लो फॉर एग्जांपल सर, अगर लेट्स से एयरटेल ने कुछ किया, तो जियो क्या करेगा? एयरटेल ने फॉर एग्जांपल लेट्स से सर कोई ऐसा प्लान निकाला, जो सस्ता प्लान था। अच्छा भाई, 500 रुपए का प्लान है, इसमें आपको कुछ फ्री दे रहे हैं। जियो ने बोला अरे तुम 400 का ले लो। अच्छा, तो ये जो आपने रिस्पॉन्ड किया अपने एनवायरनमेंट के अगेंस्ट में, वो क्यों किया है? क्योंकि आपको कॉम्पिटिटिव एज चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है सर, बात में दम है। हाँ जी, बात में दम है, ठीक है। देखो आ जाओ फटाफट से, देखो ये सर, टू सस्टेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, हाँ जी, ऑर्गेनाइजेशन मस्ट अचीव एक्सटर्नल पोजीशन इन रिगार्ड टू कॉम्पिटिटर्स और परफॉर्म इंटरनली इन वेज दैट आर यूनिक। सिंपल सी बात बोल रहा है, कह रहा है आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे आप अपने कंपटीशन के आगे रहोगे। क्या करना पड़ेगा? कुछ यूनिक करना पड़ेगा, कुछ वैल्यूएबल, कुछ डिफिकल्ट टू इमिटेट, जो कॉपी नहीं कर पाए। आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो कोई कॉपी नहीं कर सकता है, जो बहुत वैल्यूएबल है, जो बहुत ज्यादा यूनिक है। अच्छा, सोचो क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हैं सर? हाँ जी, जैसे फॉर एग्जांपल, हाँ जी सर, हर एक स्टूडेंट का डाउट सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट से वन ऑन वन इंटरेक्शन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हाँ जी, मैं आपको बताऊं, मैं ऐसा क्या कर सकता हूं जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर सकते? कॉपी। क्या कर सकता हूं सर? वन टू वन स्टूडेंट का इंटरेक्शन। सर जितने बड़े कंपनीज होती है, हाँ, उनके लिए ये करना उतना ज़्यादा मुश्किल होता है। अगर इन केस यहाँ पे कोई बच्चा किसी भी बड़ी, हाँ जी, कंपनी से पढ़ रहा है, हाँ जी, कोई बड़ी एजुकेशन इंस्टीट्यूट से पढ़ रहा है, तो वो ये पता होगा उसको कि उनका टीचर से कांटेक्ट ही नहीं होता है। मुझे पता है कि आप टीचर से डायरेक्टली कांटेक्ट कर नहीं सकते हो। तो मैंने क्या किया सर, मुझे पता है मेरा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कहाँ पे आया, कि भाई मैं स्टूडेंट से क्या कर सकता हूँ, डे टू डे बेसिस पे कांटेक्ट कर सकता हूँ। हाँ जी, बिल्कुल। तो ये क्या है, दिस इज डिफिकल्ट टू इमिटेट, ये वो लोग नहीं कर पाएंगे। क्यों सर? क्योंकि वो हजारों बच्चे पढ़ा रहे हैं। मेरे पास तो उतने बच्चे नहीं है ना। अब बात समझ में आ गई। हाँ जी, यस सर, यस। देखो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, क्या बोल रहा है? फ्रॉम दिस, हाँ सारे बच्चे अग्री कर रहे हैं। फ्रॉम दिस वी अंडरस्टैंड दैट इफ अ बिजनेस, सर इफ अ बिजनेस इज एबल टू डेवलप अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज विच इज यूनिक फ्रॉम इट्स कॉम्पिटिटर्स, हाँ जी, वैल्यूड बाय द कस्टमर्स, सर वैल्यूड बाय द कस्टमर्स, हाँ जी, डिफिकल्ट टू इमिटेट, देन बिजनेस शैल बी एबल टू थ्राइव। तो बिजनेस क्या बोल रहा है, अगर मैं अपने कंपटीशन से आगे रहूंगा, हाँ, तो एनवायरमेंट में जो भी चेंजेस होंगे मैं उससे डील कर लूंगा। हाँ, फॉर एग्जांपल जैसे एप्पल का एग्जांपल ने लिया, क्या बोल रहा है? कह रहा है एप्पल प्रोडक्ट्स एंजॉय अ ग्रेट डील ऑफ कस्टमर लॉयल्टी। इसका मतलब क्या है? ये उसका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। बेटा मैंने आज तक किसी को नहीं देखा जिसने एक बार आईफोन ले लिया हो और वो फिर आईफोन से एंड्रॉयड में शिफ्ट हो गया। एक बार अगर वो आईफोन ले लेता है, आईपैड ले लेता है, मैकबुक ले लेता है, एप्पल वॉच लेता है, कुछ भी लेता है, यस सर, फिर उसको बेटा आदत हो जाती है। सर वो लॉयल हो जाता है कंपनी के थ्रू कि भाई अगर मेरे पास आईफोन 14 है तो आगे मैं 15 लूंगा। हाँ जी, वो उसका अपग्रेड है। तो ये क्या है सर, एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है जो बाकी कंपनीज के पास नहीं है। तो एप्पल क्या कर रहा है, इसका फायदा उठा रहा है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। लास्ट क्या बोलता है, कलेक्टिव रिस्पॉन्स। सर कलेक्टिव रिस्पॉन्स का मतलब क्या हो गया कि कई बार क्या होता है कि कोई कई बार एनवायरनमेंट से डील करने के लिए आप अकेले काफी नहीं होते हो, तो आप दो चार लोग, दो चार बिजनेसेस मिल जाते हैं। सर अगर मान लो कोई न्यू टेक्नोलॉजी आई है या कोई नया प्रोडक्ट बनाना है, जैसे मान लो कोविड के टाइम वैक्सीन बनानी है, तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स मिलके काम कर रहे थे, दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव रिस्पॉन्स। हाँ जी, कलेक्टिव रिस्पॉन्स। तो देखो क्या बोलता है, ऑर्गेनाइजेशन कैन कॉप, जैसे आपको पता है सर मारुति सुजुकी, हाँ सर, दोनों ने मिलके काम किया, वो भी क्या है, एक कलेक्टिव रिस्पॉन्स है। सर कलेक्टिव रिस्पॉन्स है, हाँ जी बिल्कुल सही, कि अकेले नहीं हो रहा। सर जैसे फॉर एग्जांपल जियो एयरटेल आए, हाँ, वोडाफोन आइडिया की वाट लग गई,
सर वोडाफोन और आइडिया की वाट लग गई। हाँ, तो वोडाफोन ने क्या सोचा, वोडाफोन ने सोचा कि भाई मैं अकेले तो इनसे नहीं लड़ सकता, आइडिया बोल रहा है मैं भी नहीं लड़ सकता, तो इन्होंने बोला चलो दोनों मिलके कोशिश करते हैं, दोनों मिलके कोशिश करते हैं, तो वो क्या बन गया, वोडाफोन आइडिया। तो ये क्या आपका कलेक्टिव रिस्पॉन्स है। ऑर्गेनाइजेशन कैन कॉप विद द प्रॉब्लम्स ऑफ एनवायरमेंटल डिपेंडेंस एंड अनसर्टेनिटी, जो अनसर्टेनिटी है, थ्रू इंक्रीज्ड कोऑर्डिनेशन विद अदर ऑर्गेनाइजेशंस। हाँ जी, कि भाई साथ में मिलके काम कर सकते हैं, क्या पता कुछ हो जाए। देखो, कलेक्टिव रिस्पॉन्सेस हेल्प कंट्रोल इंटरडिपेंडेंसीज। सिंपल सी बात बोल रहा है कि इसमें क्या होता है सर, जब आप साथ में काम करते हो, जैसे मान लो एक सिंपल सी बात करते हैं, एक बहुत बड़ा सप्लायर है, सर सप्लायर की मोनोपोली है, एक वही लौता सप्लायर है ये सर जो सारी कंपनीज को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है, वो अपनी मनमानी करता है, हाँ मनमानी करता है, तो आप अकेले उसका कुछ नहीं उखाड़ सकते। अगर सारी कंपनीज मिल जाए तो शायद आप उससे बार्गेन कर पाओगे, सर हम उससे ज्यादा बढ़िया बार्गेन कर पाएंगे, कुछ कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, हाँ जी, क्रिएटिंग जॉइंट वेंचर्स। तो ये क्या हो रहा है सर, आप जो भी रिस्पॉन्ड कर रहे हो अकेले नहीं कर रहे हो, साथ में मिलके कर रहे हो। हाँ, स्ट्रेटेजिक अलायंसेस, कंसोर्शिया मतलब कंसोर्टियम, सर मिलके काम करना, बैंक का कंसोर्टियम याद आ रहा है आपको, हाँ जी बिल्कुल सर, ठीक है सर। कंटेम्प्रेरी ऑर्गेनाइजेशंस, कंटेम्प्रेरी मतलब साथ में मिलके जो काम कर रहे हैं, आर इंक्रीजिंगली टर्निंग टुवर्ड्स ज्वाइंट वेंचर्स। जैसे मैंने आपको बोला कि सर वो ज्वाइंट वेंचर बना लेती हैं, पार्टनरशिप फॉर्म कर लेती है, बिल्कुल सही बात है, टू मैनेज एनवायरमेंटल अनसर्टेनिटी एंड परफॉर्म टास्क दैट आर टू कॉस्टली। अकेले बस की नहीं है, हाँ जी, तो साथ में मिलकर काम कर लेते हैं, बस इसका यही मतलब है, हाँ जी यही मतलब है, ठीक है। व्हेन टू और मोर फर्म्स दे कम टुगेदर टू बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर एडवांटेज इज टर्म्ड एज कलेक्टिव रिस्पॉन्स। नीचे आपको एग्जांपल दिया किसका, फार्मास्यूटिकल का, आप रीड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद लास्ट टॉपिक हमारा क्या आ गया सर, होलिस्टिक स्ट्रेटजी रिस्पॉन्स। अभी यहाँ पे क्या था, इंटरनल में था कि आप सिर्फ ना सिर्फ अपने बिजनेस के बारे में सोच के ही रिस्पॉन्ड कर रहे हो, एक होलिस्टिक अप्रोच नहीं है, एक टोटलिटी वाली अप्रोच यहां पे नहीं आ रही है, ये बोलता है होलिस्टिक स्ट्रेटजी रिस्पॉन्स। सर इंटरनल में क्या था कि जो भी आप कर रहे हो ना, ये सर वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही कर रहे हो। सर होलिस्टिक का मतलब क्या है, होलिस्टिक का मतलब है कि पूरे एनवायरनमेंट को समझो यार। सिर्फ अपने कॉम्पिटिटर को समझना या कुछ भी करना, अपने अंदर चेंजेस करना, वो थोड़ा लिमिट कर देता है। होलिस्टिक का मतलब है टोटल रिस्पॉन्स। देखो ध्यान से, द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स मेनी एनवायरमेंट्स हैव इन्यूमरस रिलेशन। बेकार की बात है, छोड़ दो इसको, अच्छा ठीक है। कह रहे देखो, इट इज ऑल्सो डिफिकल्ट टू डिटरमाइन एग्जैक्टली व्हाट बिजनेस शुड डू इन रिस्पॉन्स टू अ पर्टिकुलर सिचुएशन। हमको पता है सर एनवायरमेंट बहुत कॉम्प्लिकेट होता है, फीचर्स पढ़े थे हमने, डायनेमिक होता है, हाँ जी, मल्टी फेसेड होता है, हाँ जी, तो उसके लिए रिस्पॉन्ड करना मुश्किल होता है, ठीक है। स्ट्रेटेजिकली द बिजनेस शुड मेक एफर्ट्स टू एक्सप्लॉइट अपॉर्चुनिटी एंड ओवरकम थ्रेट। सिंपल सी बात बोल रहा है सर, स्ट्रेटेजिकली मतलब लॉजिकली होना ये चाहिए कि अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करो, थ्रेट को कम करो, ठीक है। कह रहे होलिस्टिक स्ट्रेटेजीज कवर द एसेंस ऑफ द बिजनेस एज अ होल। सर एज अ होल हाँ जी, अनलाइक इंटरनल स्ट्रेटेजीज विच एम एट चेनिंग और एडॉप्टिंग फ्रॉम विद इन। क्या बोल रहा है, कह रहा है सिर्फ और सिर्फ इंटरनल में क्या हो रहा है कि आप सिर्फ इंटरनल एनवायरमेंट में ही क्या कर रहे हो, अडॉप्ट कर रहे हो, उसी में चेंजेस कर रहे हो। होलिस्टिक क्या करेगा, पूरे एनवायरमेंट को समझेगा, राइट सर, उसको मॉनिटर करेगा और उसके बाद वो प्रॉपर स्ट्रेटेजीज वगैरह बनाएगा, हाँ जी बिल्कुल सही बात है, ठीक है। इन होलिस्टिक अप्रोच business needs to look at an organization wide setup with ample understanding of competitors and all other environmental factors। सिर्फ कॉम्पिटिटर की बात नहीं है सर, पूरे मैक्रो को समझना पड़ेगा, माइक्रो को समझना पड़ेगा, सबको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो कह रहे यहां पे होती है हमारी 3 अप्रोच, और सबसे बढ़िया ये सर एमसीक्यू बनते हैं, हाँ जी एमसीक्यू बनते हैं बहुत सारे जो आप आगे देखने वाले हो, ठीक है। सर सबसे पहला लीस्ट रेजिस्टेंस कह रहा है लीस्ट रेजिस्टेंस, सर आलसी इंसान, ये क्या बोलता है, कह रहा है बस ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है, मरते मरते किसी तरीके से सरवाइव करना। सर मेरा रिस्पॉन्स क्या है, मैंने एनवायरमेंट में जो भी चेंजेस हो रहे हैं, यस सर, मेरे को ज्यादा कुछ नहीं करना, राइट, मैं चाहता हूं कि बस मैं अपना काम करते रहूं, जैसे नोकिया था। सर नोकिया क्या बोल रहा है, दुनिया यहां से वहां हो जाए, मेरे को अपना काम करते चलना है, उसको बोलते हैं लीस्ट रेजिस्टेंस। देखो ध्यान से, सम बिजनेस जे जस्ट मैनेज टू सर्वाइव, हाँ बस किसी तरीके से जिंदा रहना है, सर्वाइव करना है, हाँ जी बिल्कुल सही बात है, ठीक है। सर दे आर सिंपल गोल मेंटेनिंग यूनिट्स, इनका जो गोल होता है बस उसको मेंटेन करना है।
सर ना तो ज्यादा ये क्या होते हैं, ना ज्यादा ये रिस्पॉन्ड करते हैं ना कुछ करते हैं, बस अपना बिजनेस करना। हाँ जी बिल्कुल सही बात है सर। दे आर वेरी पैसिव। पैसिव का मतलब क्या होता है, जो ज्यादा एक्टिव नहीं होता है इन देयर बिहेवियर एंड आर सोलली गाइडेड बाय द सिग्नल्स ऑफ एक्सटर्नल। सर जब कुछ एनवायरमेंट से सिग्नल मिलेगा तो कुछ कर लूंगा। मैं खुद से एनवायरमेंट को एनालाइज नहीं कर रहा हूं। हाँ, मैं कोई फैक्टर्स आइडेंटिफाई नहीं कर रहा हूं, एनालिसिस नहीं कर रहा हूं। हाँ जी, अपॉर्चुनिटी थ्रेट कुछ नहीं। अगर एक्सटर्नल एनवायरमेंट से कोई सिग्नल मिलेगा कि हाँ भाई कुछ कर ले अरे चेंज हो जा, तो सोचेंगे अच्छा। दे आर नॉट एम्बिशियस, आलसी इंसान है ये, ठीक है, बट आर कॉन्टेंट विद टेकिंग सिंपल पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस इन देयर गोल सीकिंग। सर ये क्या करते हैं, जो इनका गोल होता है बस उसके टूवर्ड्स काम करते रहेंगे और ज्यादा कुछ भी नहीं करेंगे। जैसे बीएसएनएल। सर बीएसएनएल ने कुछ नहीं किया, आपको पता है सर, बीएसएनएल ने ज्यादा कुछ भी नहीं किया। हाँ, लेकिन अभी भी कई कई जगह बीएसएनएल चलता है। सर दे चोज टू नॉट टू compete एट ऑल। ज्यादा compete इसने किया नहीं। हाँ जी, सर्वाइव विद नो स्ट्रेटेजी। अभी भी सर्वाइव कर रहा है। हाँ जी, सर्वाइव कर रहा है कई कई जगह जहां पे और कुछ नहीं आता, बीएसएनएल आता है। सही में, हाँ सही में ठीक है, ऑल राइट सर, ऑल राइट। नेक्स्ट देखो फटाफट से सर, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, प्रोसीड विद कॉशन। ये थोड़ी सी ज्यादा आपकी क्या है, ज्यादा एक्टिव स्ट्रेटेजी है कि यहां पे आप क्या करते हो, यहां पे आप फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करते हो। हाँ जी राइट, और प्रॉपर रिस्पॉन्ड करते हो, लेकिन विद कॉशन। हाँ, ज्यादा बहुत एक्टिव नहीं हो आप। देखो एक तो होता है सर, जैसे रणवीर सिंह है सर रणवीर सिंह क्या है, कूदता रहेगा यहां से वहां, कूदता रहेगा। हाँ जी, हाइपर एक्टिव नहीं। आप यहां पे क्या हो सर, आप यहां पे प्रॉपर क्या चेंजेस हो रहे हैं उसको आइडेंटिफाई किया, उसके अकॉर्डिंग जो आपको लगता है रिस्पॉन्ड करना है वो रिस्पॉन्ड करेंगे। अच्छा देखो ध्यान से, एट द नेक्स्ट लेवल आर द businesses that take an intelligent interest to adopt with the changing external environment। आपका एनवायरमेंट चेंज हो रहा है, ये सर चेंज हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप कुछ कर रहे हो। कि अच्छा टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, आपने न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर ली, ठीक है। दे सीक टू मॉनिटर, सर मॉनिटर द चेंजेस इन दैट एनवायरमेंट। ये देखेंगे क्या चेंजेस हो रहे हैं, एनालाइज करेंगे, यस सर यस, ठीक है, कि भाई उनके गोल्स पे क्या इंपैक्ट आएगा। हाँ, और क्या करेंगे सर, उसके बाद ट्रांसलेट देयर असेसमेंट इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज। फिर वो क्या करेंगे सर, फिर अपनी स्ट्रेटजी में चेंज करेंगे, बिल्कुल चेंज करेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है, ऑलराइट सर। दे रिगार्ड दैट परवेसिव कॉम्प्लेक्सिटी एंड टर्बुलेंस ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरमेंट एलिमेंट्स। तो क्या बोलता है ये, बेकार की लाइन है, कह रहा है देखो जो एक्सटर्नल एनवायरमेंट में चेंजेस हो रहे हैं सर, वो तो गिवन चेंजेस है, मतलब वो तो हो रहे हैं, मुझे उसके अकॉर्डिंग अडॉप्ट करना है। चेंजेस हो रहे हैं, हाँ जी, मेरे को दिख गया, मुझे पता चल गया कि यूपीआई सिस्टम आ चुका है, तो मुझे अपने बिजनेस में पेटीएम और फोन पे और गूगल पे इंटीग्रेट करवाना है, मैं करवा दूंगा। हाँ जी, मैं करवा दूंगा, ठीक है सर। दिस इज एडमिटेडली sophisticated strategy than to wait for changes to occur and then take corrective adaptive action plan। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, बोल रहा है वो कि देखो ऐसा नहीं है कि भाई जब पूरा का पूरा चिड़िया चुग गई खेत, हाँ उसके बाद मैं कुछ करूंगा, नहीं, मैं फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करता रहूंगा, उसको एनालाइज करता रहूंगा और प्रॉपर रिस्पॉन्ड करता रहूंगा। हाँ जी बिल्कुल करता रहूंगा, ठीक है। और लास्ट हमारा आता है डायनेमिक। सर डायनेमिक का मतलब क्या होता है, कह रहा है मैं वेट नहीं करूंगा सर मैं वेट नहीं कर रहा कि एनवायरमेंट में चेंज होगा तब, नहीं, मैं ये मान के चलता हूं कि मैं जो है ना सर अपने एक्सटर्नल एनवायरमेंट को कंट्रोल कर सकता हूं। क्या बात कर रहे हो सर, ये बहुत ही ज्यादा डायनेमिक है। कह रहा है एट अ स्टिल हायर लेवल आर दो बिजनेस दैट रिगार्ड, क्या बोला, एक्सटर्नल एनवायरमेंट आर पार्शली मैनेजेबल एंड कंट्रोलेबल। पार्शली, सर मैं कुछ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को चेंज कर सकता हूं। देखो प्रोसीड विद क्वेश्चन में क्या था कि वहां पे चेंजेस हो रहे हैं, आपने फैक्टर्स को आइडेंटिफाई किया, उसको असेस करा और फिर आपने एक्शन लिया। ये कह रहा है ना 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 ना, मैं सर बिना कुछ हुए, इसने होने से पहले ही एक्शन ले लूंगा। अच्छा, देयर फीडबैक सिस्टम, सर ये टाइम टू टाइम क्या करते रहेंगे, टाइम टू टाइम पूरे एनवायरनमेंट को एनालाइज करते रहेंगे। जैसे ही उनको थोड़ी सी भी अपॉर्चुनिटी दिखी, इन्होंने ग्रैब कर ली। ये सबसे ज्यादा हाइपर एक्टिव रहते हैं, ठीक है। देयर फीडबैक सिस्टम highly dynamic and powerful। They are not, they do not merely recognize and ward of threats सर ये सिर्फ थ्रेट्स को आइडेंटिफाई नहीं करते हैं कि अच्छा अरे भाई नई मशीन आ गई, अच्छा नहीं नहीं, सर ये क्या करेंगे, थ्रेट को अपनी अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर देंगे। वाह सर, ये तो बहुत सही है। हाँ जी, कुछ ही बिजनेस ऐसा कर पाते हैं, ठीक है। दे आर हाईली कॉन्शियस एंड कॉन्फिडेंट ऑफ देयर स्ट्रेंथ्स वीकनेस ऑफ देयर एनवायरमेंटल एडवर्सरी। जैसे सर रिलायंस जियो, सर एयरटेल ने क्या किया, मुझे एक बात बताओ, एयरटेल वोडाफोन ने क्या किया। एयरटेल मैं बोलूंगा, एयरटेल क्या था सर, एयरटेल था प्रोसीड विद क्वेश्चन, यस सर,
और हमारा वोडाफोन क्या था, वोडाफोन था लीस्ट रेजिस्टेंस, हाँ जी, और जियो क्या था, डायनेमिक। 2016 में जियो को दिखा कि भाई इंटरनेट चेंज हो रहा है, एनवायरमेंट चेंज हो रहा है, लोगों को फास्ट इंटरनेट चाहिए कम प्राइस पे। उसने क्या करा सर, डायनामिक रिस्पॉन्ड करा, जियो लॉन्च करके। अब बात समझ रहे हो, एयरटेल हैज डिस्टरप्टेड द मार्केट्स, ओ सॉरी, जियो हैज डिस्टरप्टेड द मार्केट्स एंड इवन चेंज द एनवायरमेंट इटसेल्फ। सर वो ही एनवायरमेंट को चेंज कर देता है, हाँ, वो वेट नहीं करेगा कि एनवायरमेंट चेंज होगा तो मैं रिस्पॉन्ड करूंगा, मैं कंट्रोल करूंगा एनवायरमेंट, मैं ही चेंज कर दूंगा एनवायरमेंट। क्या बात कर रहे हो, एवरीबडी फटाफट से मुझे बताएंगे, क्योंकि इसके साथ आपका चैप्टर हो चुका खत्म। ओए होए ओए होए ओए होए, जल्दी बोलेंगे, एवरीबडी, किसी को डाउट है? राइट एवरीवन, तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पे खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो, ज़्यादा कुछ टेक्निकल तो है नहीं इस चैप्टर में, नॉर्मल आपको रीडिंग लेनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एमसीक्यूज करेंगे नेक्स्ट क्लास में, राइट। मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट क्लास से पहले, जो नेक्स्ट क्लास आपको कल मिल जाएगी 5 बजे, नेक्स्ट क्लास से पहले एक बार आप प्लीज़ चैप्टर की रीडिंग ले लें। इसके 50 एमसीक्यूज हैं, राइट। एक बार आप रीडिंग ले लोगे ना, हाँ जी, कि आपने ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, एक बार जो मैंने चीज़ें हाईलाइट करवा रखी है उन पे थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा दिया, आपको समझ में आ जाएगा क्या, कि भाई ज़्यादा कुछ है नहीं इस चैप्टर में। जब मैं आपको एमसीक्यूज कराऊंगा तो आपको ये दिखेगा कि बहुत ज़्यादा डीप में क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, जो मेन मेन आपकी लाइंस होती है, हाँ, उसी से एमसीक्यूज बनते हैं। तो आराम से एमसीक्यूज भी हो जाएंगे, आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि भाई ये चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है, राइट। अगर आपको हमारे बीसीए के 3 चैप्टर हो चुके हैं, फोर्थ और फिफ्थ चैप्टर बहुत छोटे हैं, नेक्स्ट वीक में खत्म हो जाएंगे, और थर्ड चैप्टर हम करेंगे लास्ट में, क्योंकि उसमें आपको काफ़ी चेंजेस भी आए हैं और हमें याद भी करना है, तो वो भी कर लेंगे। लेकिन आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट है, अगर आपको समझ में आ रहा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें, मुझे कमेंट करके बताएं कि हाँ मुझे समझ में आ रहा है, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, बाय बाय, टेक केयर।